हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे मध्य रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज RHJS राजस्थान हायर जुडिशियल सर्विसेज गणेशराम जी चौधरी साहब हैं। आपने पूरा जीवन न्यायिक सेवा को दिया है। अभी सेवानिवृत्ति के बाद में आप अपना आध्यात्म का जीवन जीते हैं और विधि के क्षेत्र में बच्चों को मोटिवेट करने का मन रहता है हमेशा। तो आज हमने आग्रह किया कि एक बार आपसे डिस्कशन करें और आपका मोटिवेशन करें। आप में से किसी को भी कोई प्रश्न पूछना हो किसी सब्जेक्ट के बारे में, वैसे आपको बताएंगे, फिर भी आपको पूछना हो आप आराम से पूछ सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। जैसे नॉर्मल आप मेरे से पूछते हैं ऐसे पूछ सकते हैं। मैं आग्रह करता हूं कि आप इनका मार्गदर्शन करें। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। वो इस जगह शुभकामनाएं। और आप यहाँ पर जज बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आप लोगों को कि मेरा परिचय तो सुरेंद्र ने दे दिया है, ज़्यादा परिचय की ज़रूरत नहीं है। भाई न्यायिक सेवा में आपको पता होगा, न्यायिक सेवा में सबसे पहले लोवेस्ट पोस्ट होती है म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट, जिसको सिविल जज, कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बोलते हैं। अब ये नाम चेंज हो गया, शायद आपके अभी ये यही होगा नाम है। पहले तो हमारे टाइम तो म्युनिसिपल मजिस्ट्रेट होता था। हाँ जी, म्युनिसिपल, हाँ हाँ हाँ, जनरल भाषा में जैसे अपने छोटे कस्बों में, गांव में, हाँ मुंसिफ भी बोलते हैं, मुंसिफ तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट बोलते हैं उसको। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए, जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट है वो सबसे बड़ी पोस्ट है। भले ही कोई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज हो, लेकिन जो मुंसिफ मजिस्ट्रेट नहीं रहा है वो उतना काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ग्रास रूट से नॉलेज रहता उसका कि क्या है सबसे पहले, और फिर उसके बाद में ACJM बनता है, और फिर CJM, और फिर ADJ, और फिर डिस्ट्रिक्ट जज, ऐसे इनका होता है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि भाई ये न्यायिक सेवाएं हैं, इनमें आदमी को बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। त्याग करना पड़ेगा आपको, कुछ देना पड़ेगा समाज को, तब जाके आप बनोगे। और इसमें आपको आपके जो सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्टों का नॉलेज पूरा होना चाहिए। अब जैसे आपके अभी कर दिए हैं कि 100 नंबर का तो फर्स्ट पेपर कर दिया आपका सिविल का, 100 का क्रिमिनल, और 50-50 की दोनों लैंग्वेज कर दी, ये हो गया। तो अब इसमें आपको मैनेजमेंट लगाना है। मैनेजमेंट के बिना आप इस कंपटीशन में पास होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। भले ही अपन 10 घंटे पढ़े या 18 घंटे पढ़े, लेकिन अगर अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं है तो आप कंपटीशन में आगे नहीं आ सकते। क्योंकि भाई अभी आपको पता होगा, शायद 70-80 हज़ार स्टूडेंट बैठते होंगे इसमें, लोग के RJS में कितने बैठते हैं, पिछली बार कितने बैठे आपको नॉलेज होगा। हमारे टाइम में 40 हज़ार बैठे थे। ये बात है 91 की, 91-2 की बात है, उसमें 40 हज़ार बैठे थे और पोस्टें थी 25। तो आपको ऐसा मैनेजमेंट करना है कि मैं इन 25 में कैसे आ सकता हूँ, ये तैयारी करनी है आप। तो इसको मैनेजमेंट बैठाना आपको कि भाई हम 25 में दौड़ में 25 में आगे वाले वो लेंगे, बाकी नहीं लेंगे, बाकी रह जाएंगे। तो 25 में कैसे आ सकते हैं अपन, ये सोचना है आपको, और इसकी स्ट्रेटजी लगानी है आपको कि 25 में, और 25 में भी नहीं, आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि मैं 10 टॉपर में रहूंगा या रहूंगी। इसके लिए आपको काम करना है। अब मैं मेरी बात बताऊं कि हमारा तो छोटा सा गांव है, छोटा गांव है, और थैंक यू।
उसमें राजस्थान में 32 जिले थे, 32 जिले थे। तो मैंने सोचा यार 32 जिले हैं और हम सीकर जिले के रहने वाले हैं, तो वो अगर एक एक जिले में से एक आदमी भी लेंगे तो अपना नंबर कैसे आएगा, पोस्ट तो 25 ही है, ठीक है। तो मैं हताश हो गया एक प्रकार से, गया अपना नंबर कैसे, अपने जैसे तो गांव बहुत हैं सीकर जिले में और अपने जैसे स्टूडेंट भी बहुत हैं, कैसे नंबर आएगा। फिर मैंने ये सोचा कि ठीक है 32 जिले हैं, आदमी 25 ही लेने हैं, लेकिन आप जैसे कितने आदमी हैं जो एक काल कोठरी में पड़े रहते हैं। मेरा एक छोटा सा कमरा था एक ऊपर, मतलब उसमें गुमटी टाइप, छोटा छोटा, उसमें कोई एंट्री नहीं थी किसी को ये भी कल्पना नहीं कर सकता कि इसमें कोई रहता है क्या। और क्या गांव में पढ़ने नहीं देते, दोस्त वगैरह वो आ जाते हैं यार, हंसी मजाक करते हैं और करते हैं। तो मैंने सोचा उनको पता नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ पढ़ भी रहा हूँ क्या। तो मैं जब अंधेरा हो जाता था ना, तब निकलता था घर से बाहर कि कोई देख नहीं ले, और ताकि उसी में रहता था। तो वो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं राजस्थान में जो अपनी तरह काल कोठरी में पड़े रहते। तब मैंने सोचा शायद 10 भी नहीं होंगे तो अपना 10 टॉपर में नंबर आएगा। तो फिर मैंने इस हिसाब से तैयारी की। तो फिर क्या हुआ कि उसमें क्या, अभी तो देखो लोगों के पास काफी पैसे आ गए, काफी, उसमें पैसे बहुत कम थे। हमारे पास किताब खरीदने के पैसे नहीं थे, मेरे पास सीपीसी नहीं थी, सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी नहीं थी। तो एक पुरानी कोई किताब थी, कोई पहले लो की थी उसमें, तो उस किताब में वो ऑर्डर्स होते हैं सीपीसी में, आपने देखा वो ऑर्डर हैं, उस तो सेक्शन है ऑर्डर है, तो वो ऑर्डर का पोर्शन नहीं था उसमें। तो मैंने वो ही सीपीसी पढ़ी। मेरे थोड़ा डाउट था यार, पता नहीं अपन पास हो गए, मैंने किताब के क्यों पैसे देने था। तो मैंने वो ही किताब पढ़ी। तो मेरे उस किताब में सीपीसी में नंबर कमाए कितने, कोई 40 से नंबर आए, ज़्यादा से ज़्यादा 100। अगर वो पूरा पोर्शन होता तो अच्छे नंबर आते। लेकिन क्रिमिनल का जो पेपर है उसमें दो ही क्रिमिनल का, इसमें बहुत अच्छे नंबर आते हैं क्रिमिनल को, आपको ध्यान देना है इसमें। और 100 नंबर का वेटेज है उसका। तो क्रिमिनल में क्या, आईपीसी सीआरपीसी और एविडेंस मान लो कॉमन है, एविडेंस तो सिविल में भी आएगा, क्रिमिनल में एविडेंस। तो दो किताबों में से आपको 100 नंबर आ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं, तो किताबों पे फोकस दिया जाए तो 100 नंबर अपने पक्के। दो ही किताब थे और सिविल में 10-15 किताबें, तो वो 10-15 में माथे मारेंगे नंबर आएंगे, 100 नंबर ही मिलते ही। तो उसमें मेरे 60 नंबर आ गए क्रिमिनल वालों में। तो ये मैनेजमेंट लगाना आपको कि नंबरों का वेटेज कहाँ है, ज़्यादा वेटेज कहाँ है, वहीं लगाना है। तो इसके लिए आपको ये स्ट्रेटजी बनानी है कि क्रिमिनल में ज़्यादा से ज़्यादा कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, आईपीसी सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट दोनों में कॉमन है। तो एविडेंस एक्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है पूरा, और आईपीसी और सीआरपीसी उनको आप ये देख लो कि आपके कंठस्थ हो जाए। जैसे लोग पंडित लोग होते हैं रामायण महाभारत कंठस्थ कर देते हैं, तो उसको ऐसे कर लो आप। कौन से को, सीपीसी सीआरपीसी एविडेंस एक्ट। और अगर आप जज बनोगे तो उसमें भी आपको अगर एविडेंस एक्ट नहीं आता तो आप फैसले नहीं कर पाओगे। साक्ष्य अधिनियम के अनुसार चलना अपने को, साक्ष्य कि भाई फैसला कैसे देना, जो आपके पास एविडेंस आएगी उसको किस प्रोसीजर क्या है, वो सारा एविडेंस एक्ट में दे रखा है। तो एविडेंस एक्ट कंप्लीट होना चाहिए आप, एक चीज। और आईपीसी और सीआरपीसी ये 3 पिलर हैं, 3 पिलर हैं आपको जज बनने के लिए। और आपने एक ये देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। लैंड का मतलब इंडिया ही मानो आप, इंडिया पे लागू और कहीं लागू, तो वो तो सुप्रीम लॉ है ही है, आपको उस कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है। और कोई भी कानून अगर असंवैधानिक हो जाएगा तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकता। तो आपको थोड़ा संविधान भी थोड़ा देखना है। ठीक है, अब कैसे पढ़ोगे आप, अब मैं बताऊँ आपको। एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया, वो तैयारी कर रहा था,
तो उसने कहा जी मैं तो मोस्ट चाहता हूँ पढ़ना। तो मैंने कहा आप आरजेएस नहीं बन सकते। मान लो आपने मोस्ट पढ़े, ये पोर्शन मोस्ट है, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, बाकी छोड़ दिया, तो आप कंपटीशन में पास नहीं हो पाए। ये सोचना आपको कैसे पढ़ना है। जैसे आईपीसी आपने दी, आईपीसी में 500 पेज है, तो आपको पहले पेज से लेके और 500 पेज तक पूरे पढ़ने हैं उसको, पूरे पढ़ने हैं उसको, कहीं छोड़ना नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। छोड़ोगे तो कंपटीशन में पास नहीं हो पाओगे। आपको पता है कि जैसे अब लाखों बैठते हैं, तो आपके अगर एक नंबर भी कम आ गया तो आप हजारों से नीचे हो जाएंगे ना, हजारों से नीचे हो जाएंगे। एक नंबर कम आ गया तो एक नंबर कम कैसे आएगा। जैसे मान लो आपने कोई चीज पढ़ी नहीं और वो पर्सन आ गया, तो आप क्या लिखोगे उसमें, तो आप एक नंबर माइनस हो गया, आपका एक नंबर माइनस हो गया। तो उसको पूरा पढ़ना आपको, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट। और अब मेरे को ये पूरा पता नहीं है इस टाइम कैसा पेपर था। हमारे टाइम उस पेपर के 3 पोर्शन होते थे, ए बी सी। अब भी यही होते हैं, पोर्शन तो 3 ही होते हैं। तो पहले पोर्शन में ए में आते थे 15 से 20 शब्द के प्रश्न, शब्द तक के, उनकी लिमिट है। अब भी होगी लिमिट है क्या कुछ? लिमिट दे रखिए। अच्छा, एक ही ध्यान रखना आपको, लिमिट से अगर बाहर चले गए आप तो आपका काम नहीं बन पाएगा। किस लिए नहीं बनेगा? आपके पास टाइम नहीं है, टाइम 3 घंटे का है। तो लिमिट से बाहर चले गए तो आपके 3 घंटे हो जाएंगे, अगले प्रश्न 2-3 छूट जाएंगे। मान लो 10 नंबर के प्रश्न छूट गए लास्ट वाले आपके, तो कितने 20 नंबर छूट गए, नंबर रहे 80। आपके मार्किंग तो 80 में से आएगी ना, 80 में से अपने से गलती भी हो जाएगी अपने से, ये जरूरी थोड़ा है सर। तो आप तो रह गए। एक ये गांठ बांधनी है पूरी, पर कोई भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। जैसे आपके प्रश्न आए 50 प्रश्न आए, तो 50 के 50 अटेम्प्ट होने चाहिए आपके। माइनस मार्किंग होती है क्या आरजेएस में? नहीं होती है ना, हमारे टाइम पे नहीं। तो वो तो आपके चक्कर ही नहीं है। तो 50% है तो 50% आपको लिखने हैं। अब उसको 50% कैसे लिख पाओगे आप? पेपर शुरू हुआ कभी 9 बजे से 10, 11, 12 बजे तक है, 3 घंटे हो गए। तो अब वो 3 घंटे को आप उस 50% उसमें डिवाइड कर लो कि एक पर्सन में कितने मिनट आए, कितने मिनट लगे, तब जाके उस 3 घंटे में वो, और उससे भी 10 मिनट आप निकाल लो, माइनस कर दो। 10 मिनट कैसे? पूरा करने के बाद में आप थोड़ा सा कॉपी को ऐसे देख ले कि यार कोई छूट तो नहीं गया है, या कोई अपने कोई गलती तो नहीं, उसको थोड़ा सा देख लो आप, कहीं रह तो नहीं गया है, ताकि 10 मिनट रहेंगे तो आप 10 मिनट में आप देख लोगे उसको। इस हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करना आपका, नहीं पेपर छूट जाएगा आपका। पेपर छूट गया इसका मतलब गए काम से। पेपर नहीं छूटना चाहिए, एक भी पर्सन नहीं छूटना चाहिए। 5-10 मिनट पहले आपका पूरा हो जाना चाहिए, आप लेकर लिया आपने। और दूसरी बात यह है कि आपसे प्रश्न पूछा गया, आपको जल्दी नहीं करना है, जल्दी नहीं करनी है। फास्ट रिजल्ट से बेस्ट, यानी जल्दी में काम भी करता है। आप जल्दी करोगे तो प्रश्न पूछ रहा है, अपने समझ दिया, उसको पूछिए, जवाब दे दिया, पूछिए, तो फिर गलत हो जाएगा। प्रश्न को समझ लो आराम से, अगला क्या पूछना चाहता है वही। अब जैसे एक प्रश्न आया, कोई स्टूडेंट मेरे को बता रहा था कि प्रश्न पूछा कि इसमें रेफरेंस नहीं देना है, तो बोले सर मैंने तो ये समझ लिया रेफरेंस देना है, तो रेफरेंस दे दिया मैंने गाया, गलत कर दिया मैंने। आपने प्रश्न ही नहीं समझा, प्रश्न तो वो कहा कि रेफरेंस नहीं देना है, आपने रेफरेंस दे दिया, तो उसमें 0 नंबर आएगा। तो प्रश्न को सही मतलब समझ लो आप, प्रश्न को क्या प्रश्न पूछता है, उसका जवाब दो, ठीक है? घबराना नहीं है। आप घबराओगे कब नहीं,
जब पूरी किताब पढ़ लेंगे तो आप ये नहीं घबराओगे। जैसे पेपर आया तो कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि पेपर देखते ही उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। क्यों फूल जाते हैं? अरे यार पता नहीं इसमें क्या आया होगा क्या नहीं आया। लेकिन अगर आपने किताब पूरी पढ़ी है तो आपके क्या कॉन्फिडेंस रहेगा, कुछ भी पूछे दुनिया में, पूरी किताब पढ़ी है मैंने, मैं हर प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ या दे सकती हूँ। ये कॉन्फिडेंस आप फिर घबराओगे तो आपका मन शांत रहेगा, तो आप जवाब भी सही लिख पाओगे। डरना नहीं है, डरना नहीं है, कोई बात नहीं। फेल भी परीक्षा देने वाले होते हैं, घोड़े पर चढ़ता है वही गिरता है। इसलिए आपको कोई डरना नहीं। कोई अपनी गर्दन थोड़ी काट रहा है यार, परीक्षा में तो फेल करेंगे। कोई कुंभ का मेला थोड़ा है जो 12 साल से आएगा, दोबारा आएगा दूसरे साल। तो डरना नहीं है। डर गए तो फिर आपका माइंड सही नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, और आप सही चीज से लिख नहीं पाओगे। डरना नहीं। हर चीज आए आपको, ये कोशिश करनी है कि सब्जेक्ट की हर चीज आए। तो आप ये भी कर सकते हो, भाई मैंने तो ऐसे किया, उस टाइम सिविल क्रिमिनल के 2 पेपर थे तो 2 रजिस्टर खोल दिए, एक फर्स्ट पेपर एक सेकेंड पेपर। जैसे आईपीसी पढ़ी, आईपीसी में 3 प्रकार के प्रश्न ABC टाइप के, तो मैंने उस रजिस्टर में पूरी आईपीसी पढ़ के ए प्रकार के छोटे प्रश्न सेलेक्ट कर लिए गए। ये पूछ सकता है, जैसे भारतीय दंड संहिता कब से लागू हुई, ये प्रश्न हो गया ना, छोटा सा प्रश्न। तो आपने शुरू में पढ़ते भूमिका में आ गया उसका, भारतीय दंड संहिता इस दिनांक से लागू हुई, ये प्रश्न का उत्तर लिख दिया आपने, हो गया एक प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि भारतीय दंड संहिता का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, क्षेत्राधिकार, कहिए कहाँ कहाँ लागू होती है। कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ पर लागू नहीं होती है, तो वो भी शुरू में दे रखा। दूसरा प्रश्न ये बन गया। और बाकी प्रश्न में बी पोर्शन में शायद उसमें आते थे 40 शब्दों तक उत्तर देना है, तो उनका 40 का कोई प्रश्न बनता है तो वो 40 का बना दिया बी पार्ट में, और सी पार्ट में बना दिया जैसे 150 या 200 शब्दों तक का था वो बना दिया। ऐसे प्रश्न का आपने एक सिविल का रजिस्टर बना दिया 400-500 पेज का, एक क्रिमिनल का बना दिया, 2 रजिस्टर। पढ़ने के बाद में तो मैं वो नोट सुना दूँ, कभी भी आप फिर उनका रिवीजन कर सकते हो कभी, तो कोई प्रश्न नहीं छूटेगा फिर आपके, आप लिख भी दोगे। अब मैं बताऊंगा आपको उदाहरण इसका, आप पूरी किताब पढ़ लोगे तो ये होगा। जैसे हमारी इंटरव्यू हुई, तो इंटरव्यू में ये आवाज आ रही है क्या, सबको सुन रही है क्या? मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। तो इंटरव्यू में एक मैडम बैठी हमारे, कांता खतोरिया, जो बीकानेर में दूनकरण सदर वहां से विधायक थी, तो उसको RPSC का मेंबर बना रखा था मैडम। एक मैडम रिप्रेजेंटेशन होता है महिलाओं का, तो वो MLA थी, उसको बना दिया। तो वो इंटरव्यू में बैठी, तो उसने उनके पास में, आप इंटरव्यू में जाओगे तो उनके पास में आपका रिकॉर्ड रहता है कि भाई ये कितना पढ़ा लिखा है, ये लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है। तो उसने मेरे को कहा, भाई गणेशाराम आप तो MCOM किए हुए हो। मैंने कहा जी मैडम। तो उसने कहा आप मेरे को ये बताओ कि मैं आप कौन सी किताब में से प्रश्न पूछूं, किताब का नाम बता दो। तो मैंने कहा मैडम आप कहीं से भी पूछिए, कहीं से भी पूछिए, आप किताब का नाम बताने की सर मैडम जरूरत नहीं। तो उसने कहा नहीं नहीं, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं प्रश्न पूछूंगी कहीं से आपको जवाब नहीं आएगा, फिर दिक्कत हो जाएगी आपकी। आप उसने फिर कहा कि किताब का नाम बता दो। मैंने कहा नहीं मैडम, आप पूछो कहीं से भी। तो फिर उसने प्रश्न पूछा, शायद आपके वो कोर्स में है कि नहीं, पार्टनरशिप एक्ट 1932 एक साझेदारी अधिनियम है, छोटा सा गुटका सा है, छोटा मतलब उसमें ज्यादा नहीं है, छोटा सा है। तो उसने प्रश्न पूछा
कि आप ये बताओ कि माइनर साझेदार है जो 18 साल से कम का कोई, वो साझेदार है, बिजनेस तो कर ही सकता है ना 18 से कम साल का भी, तो माइनर पार्टनर है, उसका क्या दायित्व है। तो अब हुआ क्या कि वो एक्ट मेरा पढ़ा हुआ था, थोड़ा देखा हुआ था, झट ध्यान में आ गया मेरे कि साझेदारी अधिनियम 1932, हिंदी मीडियम के हम स्टूडेंट, तो 1932। तो मैंने कहा मैडम वो उसमें यह है कि अगर माइनर के फर्म को घाटा होता है तो माइनर उसके लिए दायी नहीं है, और अगर फर्म को प्रॉफिट होता है तो माइनर उस प्रॉफिट में से हिस्सा भी लेगा। तो ठीक है। फिर उस चेयरमैन ने कहा, उसने कहा ठीक है, मैडम ने कहा ठीक है। फिर उस चेयरमैन ने कहा, बोर्ड का एक चेयरमैन होता है, 5 मेंबर होते हैं वो इंटरव्यू में, तो उसने कहा मैडम और पूछो दूसरा प्रश्न। तो उसने कहा मैं दूसरा प्रश्न नहीं पूछूंगी। उसको ये पता पड़ गया कि हाँ यार इस लड़के ने ये कह दिया कि कोई भी किताब में सिर्फ अपने प्रश्न पूछा इसका मतलब से पूछाता है, तो मैं क्यों इसका टाइम खराब करूँ, क्यों मेरा टाइम खराब करूँ। तो ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। तो वो इंटरव्यू में जैसे 5 मेंबर बैठे ना, उनके दिमाग में ये जाना चाहिए कि यार इसने थ्रो स्टडी की है पूरी किताबों की, पूरा कॉन्फिडेंस है इसको। और वो कब होगा, जब आप किताब पूरी पढ़ोगे, नहीं ये डाउट हो जाएगा यार पता नहीं कहाँ से पूछेगी, अपने जवाब कहाँ से देंगे, है ना। तो ये आपको ये एक गांठ बांधनी है अगर आरजेएस में पास होना है। तो आपने ये सुना होगा जैसे ये रामायण में इसमें आता है कि हनुमान जी को जब संजीवनी बूटी लेने के लिए इस हिमालय पहाड़ पर भेजा, तो हनुमान जी तो बेचारे भोले आदमी थे, तो उसने ये तो पूछा नहीं कि वो कैसी होती है, क्या तुरंत चला गया वो। तो अब वहां जाके डाउट तो ये हो गया कि अब संजीवनी बूटी है कौन सी, ले जाए कौन सी। तो उसने पूरे पहाड़ को उठा दिया, कहते कि कोई जो भी संजीवनी होगी वो ले लेगा। तो आप उस पूरी किताब को उठाओ, पूछना है कहीं से पूछो, ये लो भैया, ये आप कहीं से भी पूछो। इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए। पूरी किताब कब पढ़ पाओगे, आपके पास सीटिंग कैपेसिटी, आपकी टाइम होगा आपके लिए पढ़ने के लिए। तो आपको थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ेगा, मतलब ऐसा मैनेजमेंट करो। आप जैसे देखो घंटे तो 24 होते हैं, 24 घंटे में से अपने को ये करना है कि अपने स्टडी में अपन कितने घंटे पढ़ सकते हैं। अब मैं मानता हूं कि कम से कम चलो 6-7 घंटे तो आपको सोना ही चाहिए, नहीं क्या, नहीं कम सोओगे तो फिर माइंड का बैलेंस नहीं रहेगा, आपकी बॉडी का बैलेंस नहीं रहेगा। मिनिमम 6 आवर, क्योंकि आप यंग हैं, स्टूडेंट हैं, तो इतना तो सोना जरूरी है, नहीं बैलेंस नहीं रहेगा। तो 6 घंटे सो गए तो आपके बाद में कितने घंटे रहे, 24 में से 18 घंटे रहे ना। 18 घंटे में से ये मान लो कि 2-3 घंटे और निकाल दो, आपके खाना खाना है, नहाना है, स्नान करना है, तो 3 घंटे निकाल दिए, तो घंटे रहे कितने, 15 घंटे रहेंगे। 15 में से भी आप 3 घंटे और निकाल दो, कि मतलब और कोई काम कर सकते हैं, जैसे आदमी को कुछ करना पड़ता है, तो 12 घंटे आपके पास में होते कम से कम। तो 12 घंटे आप पढ़ सकते हो, 12 घंटे। तो मैं सोचता हूँ कि अगर 12 घंटे आप प्रतिदिन एवरी डे, चाहे संडे हो या मंडे, आपको ये नहीं देखना आज होली है, आज दिवाली है, आज तो यार मस्ती कर रहे थे, नो। साधु के लिए तो हर दिन एक जैसा होता है, उसके लिए कोई न होली है न दिवाली है। आपको तो आपका लक्ष्य देखना है कि लक्ष्य क्या है मेरा। तो 12 घंटे में अब कैसे पढ़ोगे आप, भाई मैं बताऊं आपको कि अब जैसे आप सुबह उठो, कई तो कहते हैं 4 बजे उठना चाहिए, चलो आप 4 बजे मत उठो, आप 5 बजे उठो। मैं 5 बजे उठता था, तो 5 बजे तक सो जाओ आप, 5 बजे उठो, तो 5 बजे उठो तो उठ सकते हो 5 बजे हैं। 5 बजे उठ के आप जैसे फ्रेश हो गए, स्नान कर दिया, आधा घंटा 5:30, तो 5:30 से आप फिर
जैसे 9 बजे तक पढ़ सकते हो, 5 से 6, 7, 8, 9, तो 3.5 घंटे हो गए। 9 बजे तक पढ़ो, 3.5 घंटे। आपका पढ़ने का जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, कोई आने वाला नहीं हो, ऐसी जगह देखो आप, ऐसा देखो। अब देखो शहरों में तो नहीं है, देखो मैं तो पेड़ के नीचे बैठ के गाँव में पढ़ता था, बाहर चला जाता था तो वहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाता, कोई नहीं आता, 2-3 खेत दूर चला जाता गाँव से, कोई नहीं अपने बैठे पढ़ो, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो आपकी ऐसी जगह, तो ये 3.5 घंटे हो गए आपके। 3.5 घंटे, 9 बजे तक, 9 बजे छोड़ दो आप, 9 से 10, 1 घंटे आप खाना खा सकते हो, थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा माइंड को रेस्ट भी जरूरी है, बीच में कंटिन्यूसली नहीं पढ़ सकते। तो वो 9 से 10, फिर 10 से आप जैसे 10 से 11, 12, 1 बजे तक पढ़ सकते हो, तो 3 घंटे ये हो गए। फिर 1 बजे बाद में क्या करना है, फिर आदमी थोड़ा थक जाता है, इतना पड़ता है, तो 1 बजे थोड़ी गर्मी सी भी हो जाती है, तो आप थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं 1 से 2 बजे का। कैसे भाई, देखो मैं तो क्या करता था, मैं सो जाता था, तो सोने से आदमी को कंप्लीट रेस्ट मिल जाता है। एक बार 1 घंटे सो जाओ आप, चाहे दोपहर में। फिर 2 से 5 बजे तक पढ़ सकते हो, 3, 4, 5 है। फिर 6 से 7 तक शाम को मान लो खाना खाना है, वो कुछ कईयों को खाना बनाना भी पड़ता है, बनाना पड़ जाता है, जैसे भाई कोई शादी हुई है किसी की, वो तो होती है, वो करना पड़ता है, तो वो निकाल दो। और फिर आप उस टाइम से बाद में 11 बजे तक पढ़ो, तो ये मैं सोचता हूँ कि 12 घंटे से ज़्यादा ही हो गया हुआ टाइम। 11 बजे सो जाओ आप, 11 बजे के बाद में मत जगना, वरना फिर ज़्यादा नींद निकल जाएगी तो आप पढ़ नहीं पाओगे बने। इतना टाइम आपके मिल जाए, ऐसे टाइम मैनेजमेंट करा, ये तो टाइम का मैनेजमेंट हो गया। और फिर बुक का करना है, जैसे आपने आईपीसी दी, तो आईपीसी में जैसे मान लो 500 पेज है, 500 पेज आईपीसी में, तो आप ये कर लो कि मेरे पास इतना टाइम है कि 15 दिन में आईपीसी पूरी हो जाएगी। तो 500 डिवाइडेड बाई 15, 500 में 15 का भाग दे दो, तो एक दिन में कितने पेज आए, मान लो 50 पेज आए एक दिन। तो सोने से पहले ये देख लेना आपको, ये 50 पेज आज पूरे देखते थे, 50 पेज पूरे हो जाए, पीछे नहीं रह जाएंगे अपने टाइम से। तो मान लो 50 पेज पूरे हो गए, आपको 50 पढ़ लो एक दिन में है, तो वो किताब इतने दिन में पूरी हो जाएगी। फिर दूसरी किताब बोलो। इस प्रकार से आपके जो सब्जेक्ट हैं मैन उनको, जिसके ज़्यादा नंबर हैं उसको वेटेज थोड़ा टाइम का ज़्यादा दो, और जिसके कम है उसको कम दो। इस प्रकार से उनको टाइम में बांटता है। फिर दूसरी बात, आईपीसी को आपको एक बार ही नहीं पढ़ना है, एक बार में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपके समझ में नहीं आएगी एक बार पढ़ने को, किसी के भी नहीं आएगी। कोई कहता है मैं ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ, या कोई कहता है मैं कमजोर हूँ, कोई ब्रिलियंट नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, लगभग दिमाग सब हर इंसान का एक जैसा आता है, एवरेज टाइप में, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। तो कमजोर स्टूडेंट भी पास हो सकता है। मैं बताऊं आपको, आई वॉज वीकेस्ट स्टूडेंट इन माई क्लास, वीकेस्ट स्टूडेंट, जैसे 20-30 दिन मैं सबसे कमजोर था पहले, मेरे को पता ही नहीं था गणित में कैसे करना है, गणित थी नहीं। लेकिन जब मैं समझदार हो गया तो फिर पता पड़ गया कि नहीं, पढ़ाई बिना काम नहीं चलेगा। तो ये प्रश्न भी पूछा मेरे को इंटरव्यू में, मेरे सप्लीमेंट्री आई थी 10th में, बताऊँ आपको, कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। तो आरपीएससी का चेयरमैन था उस समय, जीपी पिलानिया, उसके पास में वो रिपोर्टर था। उसने कहा भाई गणेशाराम, आप तो 10th में आपके सप्लीमेंट्री आई हुई है। मैंने कहा यस सर। तो बोले फिर आपने बीकॉम में 1 डंडा प्राप्त कर दिया, फर्स्ट डिवीजन, ये कैसे? तो मैंने कहा सर मैं उस टाइम बच्चा था, मेरे को पता नहीं था कि पढ़ाई की भी कोई वैल्यू होती है,
तो हम पढ़ते नहीं थे, जो टीचर पढ़ाता अच्छे, उस टाइम टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते थे, वो पढ़ लेते, कभी घर पे कोई काम करना पढ़ना ऐसे समझते ही नहीं थे। और फिर समझदार होगा, पढ़ने लग गया तो वो फर्स्ट डिवीजन बना दी मैं देखो तक, तो बोले ठीक है। तो ये आपको ये नहीं सोचना है कि आई एम वीक स्टूडेंट, भले ही वीक होंगे लेकिन अब आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइम देगा ना वो पढ़ेगा ना बार बार, उसके याद जरूर होगा। तो 2-3 पहली बार में जैसे आपने आईपीसी पढ़ी तो उसका आपके 20-30% याद रहेगा, बाकी याद ज़्यादा याद नहीं रहेगा पहले टाइम में याद नहीं बताऊँ। अब मेरी बात बताऊँ आपको, हंसी आएगी ये सुन के। पहले मैंने एक बार आरजेएस की परीक्षा दी ऐसे ही, क्योंकि कमज़ोर तो था ही, तो ये तो कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं पास भी हो सकता हूँ क्या। तो मैंने सोचा यार अपन दें आरजेएस की, किसी ने कहा दे दो एग्जाम, तो एग्जाम दी। तो मेरे ये जो पेपर है ना आईपीसी, इसमें 3 नंबर आए 100 में से। हंसी है ना, 3 नंबर, क्योंकि मैंने ऐसे ही वो एलएलबी की उस हिसाब से परीक्षा देने चला गया है, बन जाएंगे ऐसे ही मजिस्ट्रेट तो 3 नंबर आए। फिर मैंने सोचा यार किताब तो पढ़नी पड़ेगी, नहीं वो जो एलएलबी में पढ़ी उनसे पार नहीं पड़ेगी। तो फिर दोबारा परीक्षा दी तो हमारे टाइम में क्या था, मिनिमम 121 नंबर नहीं आते ना, उससे पहले वो मतलब उसको कंसीडर नहीं करते, उसको इंटरव्यू रिटर्न में कुछ बुलाते नहीं, 121 वाले को इंटरव्यू में कॉल करते थे। तो मेरे नंबर आए 116, तैयारी के लिए भी दी थी मैंने, फिर दोबारा थोड़ी मतलब की। तो फिर मैंने सोचा यार अरे यार अपन तो 4-5 नंबर से रह गए, अगर अपन किताब पढ़ते सही ढंग से, उस शादी में नहीं जाते तो 5 नंबर तो हो जाते हैं, फिर वो पास हो सकते हैं। फिर दोबारा आपको मैं जैसे बताया कि 10 टॉपर में अपना नंबर आएगा, तो ऐसे तैयारी की, तो दोबारा तीसरी बार में मेरा सिलेक्शन हो गया। और साथ में सर्विस भी करता था, देखो मैं जूनियर अकाउंटेंट था, और शादी भी हुई थी। जैसे कोई सोचेगा यार मेरी शादी हो गई, मैं कैसे पढ़ सकती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिलता बच्चे। इसका मैं उदाहरण दूंगा आपको। अभी आपने लेटेस्ट रिजल्ट आरजे मजिस्ट्रेट का रिजल्ट आया अभी, वो 3-4 महीने हो गए, अभी से कितने महीने हो गए। तो उसमें एक चूरू जिले की लड़की है परमा लांबा, ठीक है। तो वो मेरा रिश्तेदार है, उसकी मैंने बहन बना रखी थी उसको मजिस्ट्रेट बनने से पहले। उसकी बहन नहीं थी, तो उसने कहा माँ आपकी बहन हूँ, तो उसने कहा यस दीदी आप मेरी बहन। तो उसने वो परीक्षा दी, तो मेरे को बताया उस लड़के ने, कहे फूफा जी वो पद्मा है जो शादी की हुई है, उम्र 34 साल की है। कितनी उम्र? 34 साल की, बच्चे हैं 2, घर का काम करती है, दोनों बच्चों को पालती है, रोटी भी बनाती है? और उसने वो डेंटिस्ट होती है ना, डॉक्टर डेंटिस्ट, उसकी डिग्री कर रखी है, डॉक्टर भी है वो, लेकिन वो वैसे जनरल डॉक्टर नहीं, डेंटिस्ट में काफ़ी नंबर आ जाते हैं वो, तो डेंटिस्ट में उसका भी काम करती है। तो फिर वो उसका रिजल्ट बोले फूफा जी रिजल्ट उसका कह रही है मेरा नंबर तो आएगा, वो कहाँ आएगा पता नहीं। तो उसकी सेकंड रैंक आई पूरे इसमें, मेरे पूरा था सेकंड या थर्ड मतलब ऐसे, वो रैंक आई उसकी, बच्चे पालते हुए साथ में सारा काम करते हुए सेकंड रैंक। तो इंटरव्यू के टाइम में वो जो इंटरव्यू लेने वाले हैं ना, वो इतने प्रभावित हुए उससे, उसको पूछ रहे कि यार कमाल है, 33-34 साल की लड़की, शादी किए हुए इतने साल हो गए, इतने बच्चे हैं, डॉक्टर का काम भी करती है ये भी। तो उन्होंने कहा वेरी गुड, हमें ऐसा कैंडिडेट ही चाहिए। तो उसके 35 में से इंटरव्यू में दिए 25 नंबर दिए इंटरव्यू। तो आप ये मत सोचना कि भाई कोई लड़का या लड़की कर मेरी शादी की हुई है इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिलता है। हमारी भी शादी की हुई थी, मेरे भी बच्चे हो गए थे, लेकिन नहीं, उससे वो कोई बाधा नहीं है।
अगर आपने ठान लिया, पक्का इरादा कर लिया, तो कोई बाधा नहीं है। तो ये कमजोरी दिल में मत लाना आप कि भाई ये ऐसा है, कुछ नहीं, आप कर सकते हैं। और शायद वो परमा यहाँ आएगी, मैंने उससे बात की थी। मैंने कहा बेटा आप है जो एक दिन वो उसमें बच्चों को मोटिवेट करो, लड़कों को वहाँ कोचिंग में आओ। तो उन्होंने कहा मैं जयपुर की तरफ आऊँगी, तब मैं एक दिन जरूर आऊँगी, तो वो आपके सामने हाजिर होगी, बताएगी आपको, तो बड़ा मतलब मिलेगा आपको, प्रेरणा मिलेगी। ऐसी लड़कियां भी हैं। और राजस्थान में आप तो ज़्यादातर मैं सोचता हूँ या आप सिटी से होंगे या कोई गांव से बाहर से भी आए हुए हैं क्या कोई स्टूडेंट? अच्छा, चूरू जिला एक ऐसा जिला है राजस्थान में, आप चूरू के हैं? हाँ, आपको पता होगा, एक वो डाका, सुमन डाका, उसने प्रूव किया था आरबीएस लड़की, ऐसे नाम है उसका, डाका डाका, वो भी लड़की है। तो वो पता नहीं चूरू वाली वो लड़कियां क्या, एक वैसे रेगिस्तान का जिला है, वो पिछड़ा हुआ है, मतलब एक प्रकार से एजुकेशन में, लेकिन अब चूरू वाले बड़े फर्स्ट आ रहे हैं राजस्थान में, क्या मतलब हमारा विशेष करके लड़कियां तो आप बेटा वो परमा से वो देखना आप स्टूडेंट रही है। अच्छा वैसे किया है गवर्नमेंट कॉलेज से, सैनी जी के पास से किया है। अच्छा अच्छा, उसका पति भी शायद वकील है, क्या है? हाँ वकील है। बोलो बोलो, कमाल है। कोर्ट में भी जाती थी वो, ये और बताया कई बार? कोर्ट में तो नहीं जाती। अच्छा नहीं जाती थी। अच्छा अच्छा अच्छा, वो डेंटिस्ट का ही क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, तो मैं शकल से नहीं देखी, मैंने वो फोन से ही बात की थी उससे। सर वो कॉलेज में आई थी। हाँ। तब जानी थी। हाँ, मैंने उनको बधाई थी, मेरी बधाई दी थी, मेरी गुड। तो फिर आपके चांस तो काफी हो गए। तो ये है, तो ये आप इस प्रकार का मैनेजमेंट लगा हुआ, तो मैं सोचता हूँ कि आप कम से कम रिटर्न में तो पास हो जाओ, ये मेरी गारंटी है, रिटर्न में पास हो जाओगे आप, रोकने वाला नहीं है, कोई नहीं रोकने वाला। ये काम करना पड़ेगा आपको, ये मैनेजमेंट लगाना पड़ेगा। अगर मैनेजमेंट नहीं लगाओगे तो कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन में आदमी पास नहीं हो सकता। मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट, आपको एडजस्ट करना है उसको, पर्सन का जवाब कितना देना है, कैसे देना है, क्या करना है अपने को। टेक्नोलॉजी, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमारे गाँव का स्ट्रेटजी बोलते हैं क्या, तो इतना चक्र में जैसे तो उसकी ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ आप कि सारा दौड़ने आगे, बाकी पीछे, बाकी पीछे, तभी होंगे, वरना तो दौड़ेंगे तो सभी। लेकिन आपको ये सोचना है कि मैं दौड़ आगे कैसे जा सकता हूँ, आगे कैसे जा सकता हूँ। वो तो उतने ही स्टूडेंट थे, अब तो संख्या भी ज़्यादा होगी, 200 के लगभग, अब के शायद इस बैच में 200 के लगभग हैं वो सिलेक्शन किए हुए। लेकिन आश्चर्य है उसमें 1 से 14 तक सारे ऑल आर गर्ल्स, सारी लड़कियां, और पेपर भी वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो लड़कियां। इसका क्या कारण है कि भाई लड़कियां बाहर नहीं घूमती है, और एक आरजेएस एक ऐसी कंपटीशन है, इसमें घर में बैठ के जो पढ़ेगा वो ही पास होगा। कोई अगर कोर्ट में जाता हो आप में से, तो कोर्ट में जाना बंद कर देना, वरना आप मजिस्ट्रेट नहीं मिल सकते। कोई जाता है क्या, कोई वकील का काम भी करता है क्या? करना मत, है ना? क्यों? उसमें आपका 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में, फिर वहाँ वकील ऐसे मिलते हैं, तो वकील कौन बनता है? जो 3rd डिवीजन में कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है, तो अरे यार काला कोट पहन लिया है, LLB में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई भी एडमिशन ले लो, तो वो ऐसी बातें करेंगे, तो आपको डाइवर्स कर देंगे वहाँ जाओगे तो, फिर आपके पास टाइम कहाँ रहेगा, वहाँ इधर फिरे उधर फिरे, तो वो फिर मजिस्ट्रेट नहीं मिल सकता। एक बार क्या हुआ, शुरू में पहले कर दिया था राजस्थान हाई कोर्ट में,
कि जिसकी 2 साल की प्रैक्टिस है वो ही मजिस्ट्रेट बन सकता, आरजेएस की परीक्षा दे सकता, वो नहीं दे सकता। तो हुआ क्या कि वकील ने तो हिंदी जानते हैं, ना इंग्लिश जानते हैं, ना और कुछ जानते हैं। अब सिलेक्शन तो करना ही था, 113 ले लिए उन्होंने। पहले तो 100 लिए और बढ़ा के 13 वो दे दिए, उसमें से कहेंगे नंबर बढ़ाओ, मार्किंग बढ़ाओ, 113 को पास करो, 113 को पास किया। तो बंदा बैठ गया, 2-3 साल चलाए। वहाँ पर बेचारे और स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, प्रोफेसर बने, वो एग्जाम ही नहीं दे पाए, उनको बाहर कर दिया उन्होंने, वो एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे, सिर्फ 2 साल की प्रैक्टिस है, जो वकील बना वही दे सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया उसको कि नो, ये गलत कर रखा आपने, कोई भी दे सकता है मजिस्ट्रेट की परीक्षा जो लो ग्रेजुएट हो। तो वो लो ग्रेजुएट, अब तो खुला रास्ता है, हमारे टाइम में वो ये था। तो अब वकीलों का सिलेक्शन नहीं होता है, वकील को इक्का दुक्का ही आता है तो आता है। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि आप एडवोकेट नहीं हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, आपके काफ़ी चांसेज हैं सिलेक्शन होने के, काफ़ी चांसेज हैं। आप अगर ये अपना लोगे, ये चीज़ जो बताई मैंने, तो आप आना बताना मेरे को फिर कि मेरा सिलेक्शन, मैं रिटर्न में पास नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ। आप पास होंगे, रिटर्न में तो पास हो जाएंगे आप, इंटरव्यू में फिर आगे की बात है। अब इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में 3 टाइम्स बुलाते हैं शायद, इस टाइम में हमारे 3 गुना, जैसे 50 पोस्ट होती है, 150 बुलाएंगे, 150। तो उसमें से 3 में से 1 स्टूडेंट को पास करते हैं, वो फेल हो जाते हैं। लेकिन वो होते कौन है, जिनके रिटर्न में कम नंबर होते हैं वो फिर फेल हो जाते हैं, क्योंकि दोनों का मेरिट बनता है, इंटरव्यू और रिटर्न का, तो दोनों का मेरिट बनता है, तो वो नीचे चला जाएगा अगर रिटर्न में है। और कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनके चाहे इंटरव्यू में 0 नंबर हो, अब कोई मिनिमम नंबर कर रखे हैं क्या इंटरव्यू के, हमारे टाइम में नहीं थे मिनिमम नंबर का, इससे कम आएंगे तो वो फेल है। अब हमारे बैच का उदाहरण दूंगा, हमारे बैच में एक अशोक अग्रवाल लड़का था हमारे साथ में, तो वो होशियार था, अग्रवाल मेहनती था वो, तो उसके रिटर्न में सबसे ज़्यादा नंबर आए। इंटरव्यू में कोई नाराज हो गया, उससे नाराज हो गया कोई, तो उसने कहा ये किताब देखो आप। इंटरव्यू में कोई पूछता था, जैसे मान लो ये जनरल जस्टिस है, ये हो मान लो, तो कोई था ऐसा, तो उसका कहा भाई आपने आप ये देखो, अशोक अग्रवाल को कहा ये देखो, उसमें ये सेक्शन ये है, इसमें ये दे रखा है। तो उसने कहा सर मैं जानता हूँ, मैं कई बार देख चुका, क्योंकि वो देख चुका था, कई बार देख चुका, और उसमें ये है। तो उसने कहा मैं कहता हूँ आप देखो। उस इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, आई नो, उसको भी जानता हूँ जिसने उसको ये कर दिया बेचारे को। तो फिर उसको आया गुस्सा और ऐसे भगाया उसने, वो उठाया, मैं कहता हूँ देखो, और उसका देखा हुआ था, उसको कॉन्फिडेंस था। तो फिर उसने क्या किया कि उसने उसे 9 नंबर दिए 35 में से, फेल कर दिया मतलब उसकी तरफ से तो, लेकिन उसके रिटर्न में नंबर तकड़े थे, फिर भी उसका सिलेक्शन हो गया, 6-7 नंबर है। तो वो मेरा दोस्त है, तो उसने कहा यार मैंने क्या अपराध कर दिया, मैंने तो जन्म ही अग्रवाल परिवार में दिया था ना, तो मेरा क्या दोष है, मेरी जाति को देख के वो मेरे से प्रिजुडिस हो गया, इस बनिए का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, बनिया है? तो ऐसा है। तो आपको रिटर्न में पहले मतलब तकड़े नंबर दिया हो, फिर इंटरव्यू में आपके ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, कम नंबर भी आ जाए तो आपका सिलेक्शन होगा। तो रिटर्न में नंबर तब आएंगे, ये स्ट्रेटजी आप अपनाओगे, और रिटर्न में पास हो जाओगे, पक्की बात है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, आप अगर इसको अपनाओगे तो पास हो जाओगे। इंटरव्यू का फिर आपको बताएंगे, भगवान करे आप रिटर्न तक पास हो जाए,
लेकिन एक बात है भाई, आपको चाहे कोई पढ़ाने वाला हो, चाहे कोचिंग वाला हो, चाहे कोई हो, काम आपको करना पड़ेगा। रास्ता वो बता देगा आपको कि भाई इधर से जाना है। जैसे आप दिल्ली जाना तो वो ये तो बता देगा दिल्ली का रास्ता ये है, ऐसे ऐसे लो। लेकिन जाना आपको ही पड़ेगा, चलना पड़ेगा आपको। मेहनत है इसमें, आरजेएस में मेहनत है। और मैं सोचता हूँ, पता नहीं आप क्या सोचते, मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर जज है और वो ऑनेस्ट है और वो न्याय करना चाहता है तो उससे अच्छा आदमी दुनिया में कोई नहीं है। जो सच्चाई से न्याय करना चाहता है और जो नीचे से नीचा आदमी है उसको भी न्याय देना चाहता है, ये सबसे बड़ा काम है। और दिस इज डिवाइन फंक्शन, दिस इज नॉट सर्विस। जज इज नॉट इन सर्विस बट इट इज डिवाइन फंक्शन। यू आर परफॉर्मिंग द डिवाइन फंक्शन। मतलब ईश्वर दिव्य काम कर रहे हैं आप, दिव्य काम कर रहे हैं कि सच्चाई से किस प्रकार से सामने आ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है, आपके पास जिम्मेवारी है। और आप गर्व महसूस करेंगे कि गॉड ने मेरे को ये फंक्शन करने के लिए दिया है। पैसे ज़्यादा नहीं है जुडिशरी में, फिर भी ठीक है। अब तो शायद मैं सोचता हूँ कि इनकी जजों की तनख्वाह आईएएस से ज़्यादा दी है। मजिस्ट्रेट, आपका एक मुंसिफ मजिस्ट्रेट होगा ना, उसकी भी तनख्वाह सुप्रीम कोर्ट ने आईएएस से बड़ी ज़्यादा कर दी। फैसिलिटी काफ़ी है, सब ठीक है, सब फ्री है आपको। बिजली, पानी, मकान, गाड़ी वगैरह सब कुछ, रेस वगैरह सब कुछ, सारी चीज़ें, सर्वेंट वगैरह सारी चीज़ मिलेंगी। लेकिन एक बार आपको 2-1 साल, वही 2-3 साल आप दुख पालोगे नहीं तो टिल योर लाइफ आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। और अगर जज के रूप में आपने अच्छा काम किया, न्याय किया, तो आफ्टर डेथ भी आपका कल्याण होगा, कल्याण होगा। लेकिन पक्का आपको ये करना है, अगर जज ही बनना है तो बाकी की तरफ आंख बंद कर लो, लक्ष्य की तरफ देखो। ये भी खैर सब जानते हैं, जैसे वो आचार्य द्रोण के शिष्य थे, दुर्योधन भी था, वो दुर्योधन था और अर्जुन भी था, ये पांचों पांडु थे, कौरव भी थे। तो उसने पूछा, तो जैसे मान लो जो उसके मछली की आंख बीन रही हो, तो उनको पूछा कि भाई क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है? तो दुर्योधन को पूछा, दुर्योधन ने कहा भाई मेरे को पेड़ दिख रहा है। तो उस द्रोण ने सोचा यार इसको पेड़ दिख रहा है तो ये लक्ष्य कैसे वेदन करेगा। औरों को पूछो, भीम को पूछा, भीम ने कहा कि भाई ये टहनियां दिख रही हैं सर मेरे को। अर्जुन को पूछा, बोले अर्जुन क्या दिख रहा है? तो बोले सर मेरे को वो आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। मछली की आंख दिख रही है, मछली भी नहीं दिख रही है, पेट भी नहीं दिख रहा है। तो इस प्रकार से आपको आरजेएस की पोस्ट दिखनी चाहिए और कुछ नहीं दिखनी चाहिए। सपने में भी आप यही सोचो, फंक्शन में भी आप यही करो, तो कोई दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सकेगी। और इसीलिए नथिंग इज इम्पॉसिबल, कोई चीज इस दुनिया में असंभव नहीं है। लेकिन ठानना आपका काम करना पड़ेगा आपको। आपने नेपोलियन बोनापार्ट की हिस्ट्री पढ़ी होगी, पढ़ी है? कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा होगा? एनीवन ऑफ यू? नहीं। तो ये यूरोप का सम्राट, और ये मानो कि नेपोलियन बोनापार्ट अपने टाइम में पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी था। और उसकी हाइट क्या थी? 5 फुट 2 इंच।
तो उसने वहां के सम्राट को देखा, फ्रांस के सम्राट को देखा उसने। तो वो बच्चा ही था, तो उसने देखा यार यार मजे तो इसके हैं, नौकर चाकर वो सब। तो यार उसने बच्चे ने ये सोच लिया यार मैं भी फ्रांस का सम्राट बनूं। लेकिन बने कैसे? वो तो बेचारा कोई छोटे परिवार से, गरीब परिवार से अपने जैसा था। लेकिन उसने ये सोचा कि मैं बनूं, तो कैसे बनूं? तो उस टाइम क्या होता था, युद्ध होते थे, दूसरा राजा दूसरे राजा को जीत लेता था और उसका साम्राज्य उसके पास आ जाता। तो सेना रखते थे, तो सेना सबसे पावरफुल होती, वो ही सम्राट सफल होता था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने सोचा भाई सम्राट तो अपन बन नहीं सकते, तो अपन क्या, अपन यार इस सम्राट वाली सेना में भर्ती हो। तो वो सेना में सिपाही भर्ती हो गए, सम्राट की सेना में सिपाही भर्ती हो गया। लेकिन उसके ये तो था ही कि भाई मेरे को काम तो करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा तभी मैं आगे दिख पाऊंगा सम्राट को या और किसी को, सेना का जो चीफ कमांडर है उसको दिख पाऊंगा नहीं। तो वो उसने बहुत अच्छा काम किया, छोटा होते बहुत अच्छा काम किया। तो उसको प्रमोट करके कॉर्पोरल बना दिया और उसका प्रमोट करते करते बड़ा बना दिया उसको। तो बड़ा बना दिया तो फिर उसने खूब ठान के बहुत अच्छा काम किया। तो बाद में उसको वहाँ का सेना का कमांडर बना दिया नेपोलियन बोनापार्ट को। कमांडर बनाने के बाद में उसने ऐसा काम किया कि वो गद्दी पे बैठ गया, सम्राट ही, फ्रांस की सम्राट ही। और उसने दुनिया के कई देशों को जीत दिया। लेकिन उसने ठान रखा था, फिर क्या हुआ कि यूरोप में एक पहाड़ है, आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, उसका नाम है एल्पस, एल्पस माउंटेन। जैसे अपने हिमालय पहाड़ है ना, वैसे यूरोप में वो एल्पस है। तो वो एल्पस पहाड़ बड़ा बड़ा दुर्गम है, उसको पार नहीं किया जा सकता। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कई युद्ध जीते, फिर एक युद्ध जीतना था तो एल्पस पहाड़ को पार करके जाना था उस तक। तो उसने अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि जाओ उस देश पे अटैक करो, अब उसको फतेह करना है युद्ध को। तो ऑर्डर तो मानते ही हैं, तो गए वहां पर। लेकिन वो सेना क्या थे, बीच में एल्पस पहाड़ आ रहा था, सेना गई नहीं वहां पर, एल्पस पहाड़ के आसपास ढूंढती रही थी, एल्पस पहाड़ से डर के वापिस आ गई। तो बोनापार्ट ने पूछा भाई हाँ फतेह कर लिया? तो उन्होंने कहा नहीं सर। तो बोले कैसे? बोले सर एल्पस पहाड़ था बीच में, वो हम पार नहीं है। उसने कहा आश्चर्य, एल्पस पहाड़? हाँ यस सर। बोले मेरे को नहीं दिख रहा, कहाँ है एल्पस? एल्पस कहाँ? चलो मैं चलता हूँ। फिर वो गया सेना को लेके, वो एल्पस पहाड़ को पार कर दिया उसने। सेना भी फिर जाती नहीं, क्या करती, एल्पस पहाड़ को पार करके फिर उसने युद्ध फतेह किया। तो इस प्रकार से आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं फेल कैसे हो सकती हूँ, नहीं, पास ही है। मैं फेल कैसे हो सकता हूँ, नहीं हो सकता, पास होगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। और जो ये आरजेएस की कंपटीशन है, मैं सोचता हूँ ये ऑफिसर लाइन में सबसे मतलब सबसे इजी कंपटीशन है। अब बताऊँ कैसे इजी कंपटीशन? सबसे बड़ी तो ज़्यादा लोग पसंद किसको करते हैं, आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो वो पूरे इंडिया की लगती है, तो उसमें बहुत स्टूडेंट बैठते हैं और ब्रिलियंट बैठते हैं जो अच्छे स्कूलों से पढ़े हुए, तो उनका सिलेक्शन भी होता है। लेकिन आरजेएस में तो आपके ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता, वही बैठ सकता है जो एलएलबी किया हुआ है। पहली बात तो लोग एलएलबी नहीं करेंगे, भाई किसी ने बीएससी कर ली, नौकरी लगी, किसी ने बीए कर लिया, किसी ने कॉमर्स से पढ़ाई कर ली, छंट गए। लॉ में कितने के स्टूडेंट रहे, थोड़े से रहे। और अब तो लड़कियां लॉ करने लगेंगी, पहले लड़कियां तो करती नहीं थी। हमारे बैच में 2 लड़कियां थी, मतलब फिर हमारा 55 का बैच बना दिया था, पोस्ट बढ़ा के, जो 25 पोस्ट रिजर्व थी SC SC की, उनमें से कोई 2 ही पास हुए और बाकी वो फिलअप कर ली थी। तो हमारे दो ही मेडल थी 55 में से। अब तो 55 में से
40 लड़कियां होंगी। ये पोजीशन है, पोजीशन अभी है, लेटेस्ट व्यू ये चल रहा है। अब बोलो, आपके कोई प्रश्न पूछना हो और ये अगर स्ट्रेटजी अपनाओगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको रिटर्न में कोई फेल नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो करना चाहे तो भी नहीं कर सकेगा। वो ये सोचे कि यार मैं इसको फेल कर दूं, नहीं कर सकता, नहीं करेगा। लेकिन आपको ये स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, खाली तो उस पढ़ने से नहीं होगा। अब मैं मेरा उदाहरण बता दूं आपको, बताना में टाइम जाया होगा आपका। मैं जयपुर में रहता था, उसमें कंपटीशन दे रहा था तब, तो मैंने स्ट्रेटजी अपनाई कि यार अपन जयपुर से परीक्षा देंगे तो यहाँ तो जयपुर में तो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं, वो भी परीक्षा में बैठेंगे, और अपन कमजोर स्टूडेंट हम तकड़े तकड़े हैं और वो भी बैठेंगे, तो अपने जैसे की कॉपी का तो पता ही नहीं चलेगा उन्हें। वही एग्जामिनर के पास एक होशियार लड़के की कॉपी आ गई, फिर आपकी कॉपी आई होशियार लड़के की, तो वो सोचे यार एकदम वेरी गुड यार, कितना अच्छा लड़का है। फिर मेरे जैसे क्या है, अरे यार ये क्या है, तो वो सही भी होगा, उसे क्रॉस कर देगा, आगे चल जाएगा। तो अपनी भैंस गई पानी में, गई ना पानी में। तो 2 सेंटर थे हमारे, एक तो जयपुर सेंटर था, एक बीकानेर सेंटर था। आपके चूरू से आगे चूरू वाले को बीकानेर सेंटर रहते हैं पास में। तो मैंने सोचा यार अपन बीकानेर में सेंटर में, बीकानेर में वहाँ डूंगर कॉलेज है एक, तो उस डूंगर कॉलेज को क्या बोलते हैं, ये थोड़ा जोक है, डांगरा कॉलेज। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट ही पढ़ते हैं वहाँ पर, ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं होते, वो मस्त होते हैं, ऐसे रेगिस्तान वाले हैं, तो उसको बोलते हैं डांगरा कॉलेज। तो यार अपन वहाँ बीकानेर से सेंटर में है, तो बीकानेर में तो कमजोर स्टूडेंट बैठते हैं, अपना भी काम चल जाएगा उसमें, तो अपनी कॉपी तो ठीक लगेगी उनको कि यार ये थोड़ा ठीक है लड़का, तो वो अपने नंबर ठीक आएंगे। तो मैं यहाँ से चल के बीकानेर मैंने सेंटर लिया। आज ये सब बीकानेर परीक्षा दे के आया, किराया भी लगाया, होटल में भी रहा, रेल के कमरे में, रेल के डिब्बे में भी रहा। क्या है कि वो फिर वो मिला नहीं, तो एक स्टेशन पर रेल खड़ी थी, उसका डिब्बा खाली था, उसमें बैठ के पढ़ाई करने लग गया। फ्री टाइम में दूसरे दिन पेपर था ना, पहले दिन वहाँ पर दिया। तो अब बीकानेर में, अब संयोग क्या होता है कि जिस कमरे में जहाँ मैं बैठा, मेरे से सामने एक आगे पीछे लड़के बैठते, एक लड़का बैठा, तो तिलक तो लगा रखा था उसने, है वो यूं ही कॉपी भी ले हाथ जोड़ता था, नाम लेता था, देवता का कोई हो, किसका नाम लेता, और फिर लिखना चालू होता है। जो कॉपियाँ थी, सर कॉपी और 2 कॉपी। तो मैंने फिर सोचा यार अपन तो फेल हो गए, एग्जाम में इनकी कॉपी जांचेगा, फिर मेरी कॉपी जांचेगा, तो मेरे तो कुछ नंबर नहीं आएगा। ठीक है, कमजोर तो था ही मैं, मेरे तो कुछ नंबर नहीं आएगा। फिर ये चर्चा मैंने मेरे दोस्त के पास में की, रविंद्र अरोड़ा, बहुत होशियार लड़का है, चपरासी से ऑफिसर बन गया, चपरासी पहले बना था, फिर ऑफिसर बन गया। तो उसने कहा यार आप चिंता क्यों करते हैं, तो मैंने कहा यार उसकी कॉपी देके मेरे नंबर कम देगा वो। बोले पहले आपकी कॉपी जांचेगा वो, आपके रोल नंबर इतने, बाद में उसकी कॉपी जांचेगा, उससे आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं थोड़ा आश्वस्त हुआ, यार ये तो ठीक रहा। फिर रिजल्ट आया तो मैं फेल हो गया। जो कॉपियाँ भर रहा था वो हाथ जोड़ रहा था पेपर लेने से पहले जैसे। फिर उसने कहा, घोषणा की, हमारे पास सूचना आई कि यार मेरे को तो मेरी कॉपी चेंज कर दी, मेरे नंबर दूसरे के दे दिए और मेरे को फेल कर दिया। उसको ये डाउट हो गया यार वो कैसे पास हो गया, मैं गलती फेल हो गया। तो ये स्ट्रेटजी अपनानी है आपको। नहीं, मैं यहाँ से भी परीक्षा दे सकता था, और हो सकता है शायद मैं यहाँ से परीक्षा देता पता नहीं पास होता नहीं, लेकिन वहाँ स्टूडेंट कमजोर थे। तो जिन कमजोर स्टूडेंट की कॉपी जांचने के बाद में
एग्जामिनर के पास में आपकी अच्छी कॉपी जाएगी ना, तो वो क्या सोचेगा, अरे यार वेरी गुड, लड़का तो ऐसा होना चाहिए, जैसे परमा के लिए कहा ना, ऐसा कैंडिडेट चाहिए हमें इंटरव्यू बोर्ड में। तो आपके नंबर कोई भी गलत भी होगा ना, तो वो जल्दी में सही कर देगा, वो 2 नंबर का तो आपके 1.5 नंबर टिका देगा, तो आपके काम ठीक हो गया। इसके लिए क्या करना, अब लिखना भी पड़ता है क्या आपको, या कई कंपटीशन में टिक करके ही काम चलता है, लिखना भी पड़ता है। तो दूसरी स्ट्रेटजी आपकी ये है, राइटिंग आपकी, अभी वो एक लड़की है, आप ही है क्या? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, नाम क्या आपका? भावना। भावना। कल दिन भावना जी की मैंने कॉपी देखी, ऐसे बॉडी तो देखी तो मैंने सोचा यार मेरी तरह है तो छोटी सी है, लेकिन कॉपी देखी इसकी, वो रजिस्टर था, उसमें लिख रखा था इंग्लिश में, तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ, यार क्या राइटिंग है इंग्लिश की। तो हमारे टाइम तो इंग्लिश थी नहीं, तो मेरा नाम सुना होगा कि कर्सिव राइटिंग होती है इंग्लिश में, तो मैंने कहा बेटा ये कर्सिव राइटिंग है क्या? इसने कहा यस। तो इसकी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो एग्जामिनर आपकी राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव करने की कोशिश करो, राइटिंग जम जाती है लेकिन आप उसको थोड़ा इम्प्रूव करो, कि वो भले ही गलती हो लेकिन एग्जामिनर को दिख आंख से देखे तो ये देखे यार राइटिंग जोरदार है। तो जैसे भावना जी की कॉपी आएगी ना, तो एग्जामिनर ये सोचेगा यार राइटिंग जोरदार है तो उसके मन में क्या बैठ गया, पॉजिटिव आ गया इसके प्रति, नेगेटिव अप्रोच नहीं है, पॉजिटिव अप्रोच आ गया। तो वो 0 नहीं देगा कहीं, अरे यार क्या राइटिंग है, क्या है 0 तो क्या देगा, 0 तो नहीं देना चाहिए, तो वो नंबर देगा, उसका पेन चलेगा था। तो राइटिंग अच्छी। दूसरी, काटा फांसी मत करना, जैसे कोई चीज लिख दी फिर उसको काट दिया आपने, तो उससे क्या होगा, उसको दिखने नहीं लगेगा यार कॉन्फिडेंट स्टूडेंट नहीं है, पहले तो क्या लिख दिया अब काट के ये किया है, तो उससे क्या आपका बिगड़ जाता है वो बैलेंस। तो कोशिश ये करना कि सही लिखो ना, फिर काटो नहीं उसको, और काटो तो कोई 1-2 जगह, कई जगह कटा फंसी कर देते हैं, ओवर राइटिंग कर देते हैं, ऐसे नहीं, एकदम आपके अक्षर मोती जैसे दिखने चाहिए एकदम अच्छे। तो एग्जामिनर ओके गुड गुड, ये स्टूडेंट है, ये शुड बी जज, उसको ये सोचना चाहिए, सोचेगा कि यार जज तो ऐसा आदमी होना चाहिए। ये राइटिंग की ये स्ट्रेटजी लगानी है आपको। क्यों लगानी पड़ेगी कि वहाँ बहुत से लड़के हैं, तो उसमें आपको दौड़ में आगे जाने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी कि आपकी कॉपी, आप ये सोच लो कि मेरी कॉपी सबसे अलग दिखे, कैसे दिखे, ये स्ट्रेटजी आपको अपनानी है। ये करो आप। अब आप लोगों को कोई प्रश्न पूछना हो, कोई डाउट हो या कोई और कोई चीजें हो, कोई पूछना चाहते हो, कोई शंका नहीं है, पूछ सकते हो कोई भी प्रश्न, जैसा हमारा एक्सपीरियंस है हम जवाब दे बताएंगे आपको। कोई बात पूछनी है कंपटीशन के संबंध में, स्ट्रेटजी के संबंध में, कोई प्रॉब्लम आती है आपके पढ़ाई में हो तो बताओ, कोई हो तो प्रश्न कर सकते हो। हाँ बेटा आप पूछो। सर एक क्वेश्चन है, हाँ। एक दिन में एक सब्जेक्ट को कितना टाइम लेना चाहिए, और जिस अकॉर्डिंग आपने टाइमिंग बताई 12 से 13 घंटे, हाँ। उसमें कितने सब्जेक्ट्स कवर करने चाहिए? भाई देखो हर लड़के की अलग अलग होती है, लेकिन मैं मेरा बताता हूँ कि मैंने जैसे बताया कि आपने आईपीसी ली, आज जैसे आज 7 तारीख है ना, 7 तारीख को आईपीसी में आपको पढ़ना चालू किया, तो फर्स्ट पेज पे मैं लिखता था 7/1/2025, तो मेरे को ये ध्यान रहता कि आईपीसी को मैंने कौन सी तारीख से चालू की, इस तारीख से, फिर लास्ट में वो लिख देता जिस दिन खत्म करता। तो एक बार में आपको एक ही किताब पढ़नी है, जब तक आईपीसी खत्म नहीं हो दूसरी किताब नहीं पढ़नी है। जैसे 5 या 10 दिन में जो मैंने पूरी में, तो 5 या 10 दिन आप सिर्फ आईपीसी पढ़ो। कई स्टूडेंट ऐसे पढ़ते हैं
थोड़ी देर के लिए आईपीसी पढ़ ली, थोड़ी देर के लिए सीआरपीसी पढ़ ली, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, तो उससे आपके डाउट हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, तो पर्सन भूल जाओगे आप क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। और आप अकेली आईपीसी पढ़ोगे जब तक खत्म नहीं होती है तो आपके दिमाग में वो आईपीसी घूमेगी, तो आपके वो क्लियर हो जाएगा इस प्रकार से। और वो टाइम वो आपको इस प्रकार से मैनेजमेंट आपका करना है 1 घंटे से, तो वो ही पढ़ो। और फिर आप सोते टाइम सोते ही जैसे नींद नहीं आती है, सोने के 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद में नींद आती है, तो आप उस समय ये विचार करो नींद आने से पहले कि आज मैंने जो पढ़ा आईपीसी में, ये इतने पेज पढ़े, उसमें से कौन सी चीज़ है जो मेरे ध्यान में नहीं रही है, उसका क्या है। जैसे आपने प्रश्न ये किया कि भारतीय दंड संहिता कब से लागू हुई, आप पूछोगे अपने आप को सोने के टाइम में कब से लागू हुई, आपके तारीख ध्यान में आ गई, ठीक है। मान लो तारीख ध्यान में नहीं आई तो आप तुरंत उठा के उस किताब को फिर देखना दूसरी तो यार कब से लागू हुई, तो वो प्रश्न आपके पक्का हो जाएगा, वो आपके माइंड से हटेगा नहीं प्रश्न से। इस प्रकार से ये टाइम का करना है, एक ही किताब पढ़नी है एक बार में, यही रहेगा सही। यही करता था मैं, क्योंकि ज़्यादा किताब एक दिन में पढ़ोगे तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। आप ऐसे इस प्रकार से पढ़ो और कई बार पढ़ो, और आपको ये फिर हो जाना चाहिए कि यार इन किताबों में से लगभग मेरे सारी चीज़ें आ रही हैं। सारी चीज़ें देखो माइंड में नहीं रहती है, मैं भी बताता हूँ आपको, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है सारी चीज़ें भी माइंड में रह जाएगी, वरना तो वो बावला हो जाएगा। लेकिन आप जवाब दे सकोगे प्रश्न का, आप प्रश्न का जवाब दे सकोगे, उसका ठीक नहीं हो जवाब, लेकिन आप एवरेज जवाब दे दोगे, उसका आपका माइनस रिजल्ट नहीं होगा कहीं भी। जैसे 2 नंबर का प्रश्न है तो आपके थोड़ा बहुत भूल गए, 1.5 नंबर जरूर आएगा उसमें से, ये नहीं कि 0 आ गया है आधा नंबर देगा। तो इस प्रकार से आप उसको किताब को पूरा करो, आप टाइम बांट लो उसमें कि इससे कितना टाइम आ रहा है। अब जैसे अब मैं बताऊँ आपको, जैसे अभी ये फरवरी चल रही है, अब आपके आरजेएस की वैकेंसियाँ निकलेंगी, उनका परीक्षा होगी, पहले क्या नाम परी होगी ना, तो परी की तो आप चिंता मत करना, परी में तो आप पढ़ोगे तो परी में तो पास हो जाओगे, किताबें पढ़ोगे ना सारी चीजें आएंगी, तो परी में तो 15 गुना कितने पास करते हैं पता नहीं कितने करते हैं, आपको पता होगा, तो उसमें पास हो जाओगे आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, टाइम बांटो। तो वो क्या हुआ कि वो परीक्षा होगी ना, तो परीक्षा में ये देख लो, जैसे परीक्षा 1 साल है, 1.5 साल, तो उसमें कितने महीने हैं, उनमें कितने दिन हैं, वो किताबों में बांट दो। तो भाई एक किताब के इतना, और बड़ा कोर्स होता है ना, उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और जैसे जुवेनाइल जस्टिस है, बाल अधिनियम, तो वो छोटा सा गुटका है, तो उस छोटे से गुटके को आप 3-4 दिन में पूरा कर सकते हो, बड़ी चीज नहीं है, उसमें परिभाषाएं हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, तो आपके याद में रह जाएंगे हैं। और कई बार क्या होता है कि मुख्य सब्जेक्ट है ना, उनको वो थोड़ा ध्यान ज़्यादा देते हैं। जैसे आपके आईपीसी है, सीआरपीसी है, पिलर है कंपटीशन के, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन, इनको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना है, क्योंकि पिलर है, बिल्डिंग के अगर पिलर कमजोर होंगे तो बिल्डिंग कलप्स हो जाएगी। अब जैसे छोटे छोटे गुटके हैं, छोटे कई, तो उनको थोड़ा कम पढ़े तो भी काम चल जाएगा, लेकिन ये पिलर है, उनमें से % ज़्यादा आते हैं संभावना। कोई भी पेपर बनाएगा एग्जाम में तो ये देखेगा, जैसे हिंदू लो है, मोहम्मदन लो है, आते हैं क्या अब किसी आते हैं, हटा दिया गया है? अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, तो जैसे अब ये 2 पेपर फर्स्ट है,
इसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन को आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो किताब है ना, उसके पेज देखना कितने हैं। कोई भी ऑथर की हो सकती है। अब आपके कौन से ऑथर की पता नहीं, हमारे JN पांडे की थी उसमें हमारे। तो एक ऑथर है बसंती लाल भावे, बसंती लाल भावे, हिंदी एक्सीलेंट, मतलब वो भी जज रहा हुआ है। उसकी मतलब लैंग्वेज वो बहुत साधारण भाषा में, साधारण बसंती लाल, वो कई किताबें लिखी हुई है। तो कोई भी ऑथर की हो, तो वो आप पढ़ोगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को ठीक टाइम देना, थोड़ा ठीक देखना है। अब सिविल में, अब सिविल का पेपर है बस, तो सिविल प्रोसीजर कोड CPC, ये पूरी आनी चाहिए आपको। नहीं फिर क्या जज बन जाओगे, तो जो सिविल का जैसे फैसला आएगा ना, कोई प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, तो आप फैसला कैसे करोगे? फैसला नहीं कर पाओगे अगर ये पढ़ी हुई नहीं है, फैसला नहीं कर पाओगे, या गलत हो जाएगा फैसला। गलत हो जाएगा तो अगला मर जाएगा बेचारा, जिसने मुकदमा किया वो मर जाएगा बेचारा, उसके वो फैसला कैसे? अपने को तो न्याय करना है ना सच्चा। तो ये किताब आनी चाहिए आपको पूरी, तभी तो फैसला कर पाओगे। और अब जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, एविडेंस एक्ट, इसको पढ़े, अब तो ये नाम बदल दिए। तो एविडेंस एक्ट पिलर है। आप एविडेंस का लिंक कैसे बैठाओगे केस में, फैसले में? तो वो एविडेंस एक्ट में दे रखा है कि कौन कौन सा साक्ष्य आपको ग्रहण करना है, साक्ष्य क्या होता है, किसको देना है, कौन से साक्ष्य को वेटेज देना है। अब जैसे साक्ष्य, जैसे 2 प्रकार के साक्ष्य होते हैं, एक तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, और एक होता है ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य। तो अब साक्ष्य अधिनियम के जो सेक्शन 91 और ये 92 है, इन्हें देखा कि कोर्ट के पास फैसला आएगा तो अगर कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है किसी का, कागज है कोई, तो उसको आप वेटेज देना है, और जो ओरल एविडेंस है, मौखिक साक्ष्य है, उसको उतना महत्व नहीं देना है, उसको वेटेज दोगे आप। दोनों आए हैं, ओरल आए हैं आपके पास और डॉक्यूमेंट्री आया है, तो आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है उसको महत्व दोगे। तो ये जब आपका एविडेंस एक्ट पढ़ा हुआ है तभी आप करोगे, नहीं कैसे करें आप? उसी जिसमें कोई गवाह आता है, गवाह ने मौखिक आपके कोर्ट में कह दिया कि सर ये बात थी, उसके आपने लिखा उसका, तो उसको महत्व दे दिया। और उसमें रजिस्ट्री का जैसे कागज लगा हुआ सिविल का, वो रजिस्ट्री वाले कागज का आपने महत्व नहीं दिया तो अन्याय हो जाएगा। क्योंकि जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है वो झूठ नहीं बोलता है, उसे झूठा कोई कर नहीं सकता। आदमी तो झूठ बोल सकता है जज के सामने, शपथ लेके कर देता है, शपथ ले लेते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो न्याय हो जाता है। न्याय नहीं होगा, न्याय होगा। तो आपको एक क्या करना है, वो तो आगे की बात है, कर झूठ के पुलंदे में से सच्चाई खोजनी है। तो सच्चा, व्हाट इज ट्रूथ, सच्चाई क्या है, वो खोज के आपको करना है। अब जैसे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, ये एक आया ना, अब ये छोटा सा बुक का, तो इसमें सेक्शन तो मेरे पूरे ध्यान में नहीं है, लेकिन तो ढूंढे हुए 50-60 सेक्शन, छोटा सा है। ये इसको जैसे आप 5-1 दिन में निपटा सकते हो, ऐसा टाइम मैनेजमेंट कर लोगे इसको 5 दिन में। अब जजमेंट राइटिंग है। अब जजमेंट राइटिंग में ये करना, जजमेंट राइटिंग में बसंती लाल बागेल की एक किताब है जजमेंट राइटिंग, उसमें वो परफॉर्मेंस दे रखे हैं उसमें, तो फैसले में ऊपर क्या लिखोगे, नीचे क्या लिखोगे, ये क्या लिखोगे। और IPC CRPC में भी आप क्या जाएगा फैसले में, कंटेंट्स ऑफ द जजमेंट,
सेक्शन में आ जाएंगे तो मतलब उस फैसले में क्या लिखना है। तो जैसे मान लो आपने शुरू में उसके फैक्ट्स लिखे, एज के फैक्ट्स लिखे, फिर बाद में क्या लिखोगे, आप फैसला दोगे तो उसमें आएगा रीजनिंग, फैसला क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया, अक्स को जिताया तो क्यों जिताया, उसका रीजन देना पड़ेगा आपको। तो फैसले में रीजनिंग देना आपको। तो ये बसंत लाल बादल की एक ड्राफ्ट की ऐसी किताब, वो मेरे पूरा ध्यान में नहीं है, वो देखना आप उसको। तो आपसे जजमेंट लिखाएंगे कोई ऐसा कि ऐसे लिखो, जैसे अब ये रेंट कंट्रोल एक्ट है तो आपको ऐसा रेंट का दे दिया कि अक्स ने अपना मकान वाई को किराए पे दिया और उसने मकान खाली नहीं किया, आप इसका फैसला करो क्या करना। तो उस बाबेल वाली किताब में दे रखा है कि फैसले में ऊपर जजमेंट वाले में क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है, नीचे क्या लिखना है। तो ये उस हिसाब से करना, आप इनको कम दे दो वेटेज। अच्छा, एक चीज और है, मैं ये भूल गया, लैंग्वेज का पेपर है ये 11वां नंबर का, फर्स्ट में 11वें नंबर लैंग्वेज का। तो लैंग्वेज में क्या है, हिंदी इंग्लिश है। लड़के क्या करते हैं कंपटीशन में, अरे यार हिंदी तो अपन इंडिया के रहने आती है, इंग्लिश में थोड़े कमजोर होते हैं तो वो इंग्लिश को पढ़ते रहते हैं, हिंदी को ध्यान देते हैं। तो हिंदी की ड्यूटियाँ रुक जाएगी, 50 में से आपके मान लो नंबर आएंगे। राइटिंग ठीक नहीं है, छोटी छोटी गलतियाँ कर दी तो 50 में से आपके 10-15 नंबर आएंगे। हाँ, तो डूब जाती है मैया। तो ये नहीं देखना है, आपको हिंदी को भी पढ़ना है उसमें कि क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, और अच्छी अच्छी राइटिंग सुंदर। जैसे ऐसे लिखा है आपसे, तो ऐसे में आप देखना ऐसे का परफॉर्मेंस क्या, ऊपर क्या था प्रस्तावना, जैसे सबसे नीचे कंक्लूजन निष्कर्ष, ये मतलब पैरा चेंज कर फिर ऐसे लिखो आप तकड़ा तकड़ा। तो वो हिंदी वाला जांचने वाला सोचेगा यार लड़का सब जानता है, ग्रामर पढ़ी है इसने, हैं। तो आप अगर इसमें नंबर मार लोगे हिंदी इंग्लिश में तो भी आपके ज़्यादा चांस हो जाएंगे सिलेक्शन के, क्योंकि ज़्यादातर लड़के अरे यार ये तो जनरल है, अपने ये पेपर पढ़ेंगे लोग वाले, तो वो नहीं पढ़ते हैं तो उसे नंबर कमा जाते हैं। और सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो हिंदी इंग्लिश में अच्छे नंबर मार दिए। मेरा उदाहरण बताऊँ आप, ये मैडम ये बेटी सही कर रही है बात, ऐसे नंबर आते हैं 5-5 4-4 10 तक नहीं पहुँच पाते कईयों में। मैं RJS में फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया, सेक्रेटरीट में गया रविंद्र अरोड़ा से मिलने, तो उसका एक दोस्त मिला, उसने कहा आपके वो RJS का रिजल्ट का क्या हुआ। तो मैंने कहा यार मैं तो फेल हो गया। फेल हो गए? हाँ। तो उसने नंबर पूछे कितने कितने आए, तो मेरे इंग्लिश में कोई 12-13 नंबर आए हैं। तो उसने कहा यार वेरी गुड। वो यार मैंने सोचा आश्चर्य, यार वेरी गुड कैसे, अपन तो फेल हो रहे हैं, ये वेरी गुड कह रहा है। तो उसने कहा, मैंने कहा यार वेरी गुड कैसे, मैं तो फेल हो गया। तो उसने कहा अरे यार इंग्लिश में आपके डबल फिगर में नंबर आए। तो मैंने कहा यार क्या हो गया, ये तो नंबर तो इतने हैं। बोले नहीं, प्रोफेसर बैठते हैं RJS की इसमें कंपटीशन में, उनके भी डबल फिगर में इंग्लिश में नंबर नहीं आते। तो बोले आपके ये नंबर आए। तो मेरे उसमें ये देखो 20 के आसपास आए हिंदी इंग्लिश में, इतने हिंदी में इतने इंग्लिश में। तो उस समय हमारे, अब तो देखो इंग्लिश में लोग काफ़ी सुधर गए हैं। अब जैसे भावना जी जैसे मीडियम में इंग्लिश पढ़े हैं तो इनके कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन हम तो इंग्लिश की ABCD नहीं जानते थे ना। तो उसका फिर कारण क्या रहा कि मैंने लॉ में जब पढ़ाई की तो हिंदी मीडियम था, लेकिन कई किताबें जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अनुबंध अधिनियम, अब शायद इसमें नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसमें नहीं है, तो वो मैंने इंग्लिश में पढ़ा। मुझे यार इंग्लिश अपनी वो लैंग्वेज वाला पेपर ठीक होता है, तो उस इंग्लिश की किताब पढ़ी मैंने, इंग्लिश की कई किताबें पढ़ी। और तो इस प्रकार से मेरी थोड़ी इंग्लिश लिखने की ठीक हो गई, वो झिझक नहीं था। जैसे ऐसे आया तो ऐसे मैंने लिख दिया, ऐसे थोड़ी वोकेबुलरी मायने मीनिंग मायने याद कर लिए। तो आपके देखो इंग्लिश में क्या होगा, इंग्लिश में मान लो आप कमजोर में एक चीज़ करनी है आपको,
एक तो आपकी वोकेबलरी रिच होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा ये शब्द हैं आपके याद में, और एक ग्रामर में टेंसेज, और नहीं आए तो मैं बता सकता हूँ टेंसेज। आई नो वेरी वेल अबाउट टेंसेज, क्योंकि हमारा जो टीचर था वो लर्नर्ड आदमी था पुराना, उसने ऐसे टेंस बताए कि हमारा जो 6ठी 7वीं 8वीं का स्टूडेंट है वो भी ही कैन स्पीक इंग्लिश इजीली, और आज बीए किया हुआ लड़का इंग्लिश नहीं बोल सकता, लेकिन उस मेरे 7वीं 8वीं के लड़के इंग्लिश बोलते। तो उस टीचर ने ये सिखाया, बेटा टेंस पिलर है इंग्लिश की, टेंस नहीं आएंगे तो आप सब वाक्य नहीं बना पाओगे, वाक्य नहीं बना पाओगे। तो टेंस बता दिया, फिर टेंस के साथ में वोकेबलरी, मीनिंग इंग्लिश में नहीं आएगा तो आप वो सेंटेंस कैसे बनाओगे। जैसे राम जाता है तो जाने का अगर मायना ही नहीं आएगा तो कैसे बनाओगे। तो इस प्रकार से आप उसका बनाओ इंग्लिश में, टेंस सीख लेना। मेरे पास में ऐसे कई लड़के हैं, 3 दिन पहले की बात है कि जूनियर था लड़का, कंपटीशन दे रहा था, कई बार कंपटीशन में पास नहीं हुआ। तो मैंने उसको कहा, यार उल्लास क्या बात है। तो बोले मामा जी मैं दुबई जाऊंगा। ठीक है बेटा। तो दुबई ले जाने वाले ने उसने कहा वो उसको इंग्लिश आनी चाहिए थोड़ी है। तो मैं सुभाष को जानता था, तो मैंने कहा बेटा इंग्लिश आती है क्या आपको। बोले हाँ मामा जी इंग्लिश आती है, काम चलाओ। तो मैंने कहा यार बेटा काम चलाओ नहीं, थोड़ी ठीक ठाक कर दोगे। तो बोले हाँ। तो मैंने कहा बताओ, मैं जाता हूँ ट्रांसलेट। नहीं वो इंग्लिश आती है तो तू तो यही बता दे, मैं इंग्लिश जानता हूँ, इसकी ट्रांसलेशन बता दे। तो चक्कर में पड़ गया, चक्कर में पड़ गया। उसने बताया मेरे को, नोविंग ने ऐसे ING लगा दी उसके। मैंने कहा यार ये तो सबसे सरल है, आई नो इंग्लिश, छोटा सा है, पढ़ने लिखने टेंस है। मैं ताते की आगे आई बहुवचन है, इसके क्रिया के साथ ऐसे आयस नहीं लगेगा। आई नो इंग्लिश, 3 ही शब्द है मेरे यार। यू आर इंजीनियर, इंजीनियरिंग में आपने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की है। तो हाँ मामा जी इंग्लिश मीडियम की किताब। तो मैंने कहा क्या बातें पढ़ी फिर आपने इंग्लिश मीडियम की किताब। यार तेरे को यही नहीं आता कि मैं इंग्लिश जानता हूँ। ऐसे स्टूडेंट हैं आप, क्योंकि कारण क्या, आजकल टीचर पढ़ाते ही नहीं थे। पासबुक आ गई, पासबुक देख लो, पासबुक पे कुछ है नहीं, कचरा ज्ञान है। पासबुक का मतलब 3rd डिवीजन से पास हो जाओगे आप, ज्ञान नहीं आएगा आपको। तो इनमें दोनों लैंग्वेज में वेटेज देना आपको। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके तो जैसे भावना जी जैसों को कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी वाले क्या करना, थोड़ा सा टेंस कर देना तो आप सेंटेंस बना दोगे। तो जैसे इससे आया तो आप सेंटेंस बना दोगे, सही 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 हो जाएगा, लिख दोगे। सेंटेंस नहीं बनेगा तो आप ऐसे कैसे लिखोगे। अब लड़कों से सेंटेंस नहीं बनते हैं। अब एक लड़का हमारे जो ऑस्ट्रेलिया गया है, वहाँ तो इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसने लॉ में एडमिशन ले लिया। सब्जेक्ट की बात नहीं है, लेकिन मैं बाहर हट के बता रहा हूँ। इंग्लिश में ले लिया, वहाँ क्या मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लिया। भावना जी वो ग्रेजुएशन किया हुआ था तो मास्टर डिग्री में एडमिशन ले लिया, परीक्षा हुई। अब उसको सेंटेंस नहीं बनाना आता। फिर क्या हुआ, और सब्जेक्टों में पास हो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहाँ है, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वहाँ भी चलता है, उसमें तो मैं उसमें फेल हो गया। मैंने कहा यार वेरी गुड। तो बोले वेरी गुड कैसे, वो हताश हो रहा था। मैंने कहा यार हताश मत होना। वो हताश कैसे थे, वो फेल हो गया। तो मैंने कहा अरे बावले तू सब में पास हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो फेल हुआ ना, तेरे वो सेंटेंस ही नहीं बनाना था, पास कैसे हुआ। मेरे को दिया आश्चर्य। तो आजकल स्टूडेंटों को सेंटेंस बनाने नहीं आते हमारे गाँव में। तो पता नहीं भाई देखो सिटी में क्या है, लेकिन पोजीशन यही है। एक मेरा रिश्तेदार था जो 10th में 1st डिवीजन, नरेंद्र। मैंने कहा नरेंद्र बेटा आप 1st डिवीजन। बोले फूफा जी मेरे 1st डिवीजन बन गए, जो ये हो गया। तो मैंने कहा यार 1st डिवीजन आ गई आपके। बोले हाँ। तो मैं इंग्लिश में पूछता हूँ ज़्यादा। तो मैंने कहा यार इंग्लिश में कितने नंबर आए। बोले फूफा जी 65 नंबर।
मैंने कहा यार वेरी गुड, 65 नंबर आ गए। बोले हाँ। तो मैंने भी उसको यही पूछा, मैंने कहा मैं जाता हूँ ये ट्रांसलेशन का। तो वो चक्कर में पड़ गया, कभी कभी तो गोज करे कभी गो करे। मैंने कहा नहीं यार, एक चीज बता कौन सी सही है, मैं जाता हूँ। तब फिर मैंने कहा अरे किस उल्लू के पट्टे ने तेरे 62 नंबर दे दिए, तेरे को यही नहीं आता कि मैं जाता हूँ ट्रांसलेशन क्या है। फिर वो हिंदी में कितना है, तो बोले हिंदी में भी वो 62 से ऊपर बता। तो मैंने कहा तू हिंदी में ऐसे अगर मैं जाता हूँ वो हिंदी में लिख दे, मैं जाता हूँ। तो उसने देखा मैं जाता हूँ छोटी लिख दी। तो मैंने कहा फिर फंस ली बच्चा, यार ये हूँ तो बड़ी होती है, मैं जाता हूँ यार छोटी कैसे लिख दी आप। तो ये पोजीशन है लैंग्वेज की। तो फिर आपके नंबर नहीं आ पाएंगे। आप मतलब उसकी जैसे छोटी बड़ी है, कहाँ बिंदु लगती है, कहाँ क्या छोटा शब्द लिखना पड़ता है, ये हिंदी का पूरा आना चाहिए। कहाँ कोमा लगती है, कहाँ क्या लगता है। एग्जामिनर हर चीज़ को देखेगा। इसको पहले देखते थे, आजकल उन्होंने भी आंख नीच रखी है। तो अच्छे नंबर देते थे लड़कों भी ऐसे सही किए हुए, तो वो देखते हैं अंदर पर्सन गलत है। तो यार ये क्या हमारे सर ने देखा क्या यार, पर्सन तो गलत है, इसने सर ने सही लिख रखा है, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है, ऐसे कर देते हैं बस। तो वो स्टैंडर्ड बिगड़ गया। इंग्लिश हिंदी इसका भी पूरा था। ठीक है बेटा, अब और प्रश्न पूछो भाई। भावना जी ने तो ये प्रश्न, एक ऑनलाइन स्टूडेंट है और ये पूछ रही है कि केस लॉ का कितना महत्व है, तो जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आते हैं हाँ। सिचुएशन बेस्ड, हाँ उनका कैसे करें ऑनलाइन। अब एक प्रश्न है कि भाई केस लॉ का क्या महत्व है और कैसे होते हैं। तो केस लॉ में ऐसे हैं, जैसे आप जानते हैं सब कि सुप्रीम कोर्ट, अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो दैट इज आल्सो पूरे इंडिया के जो कोर्ट है उन पर लागू होगा, और वो एक प्रकार से कानून की तरह होगा उनके लिए, कानून की तरह मानना कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। अब अपन राजस्थान में गए हैं, तो जैसे राजस्थान हाई कोर्ट ने कोई रूलिंग दी थी, तो उसका ये महत्व है कि भाई अपने को वो माननी पड़ेगी, अपन मजिस्ट्रेट है, उनके अधीन है, वैसी भी रूलिंग हो जाए। और वो रूलिंग बदलती रहती है टाइम टू टाइम, कई बार उसका ओवर रूल कर देते हैं उसको। जैसे 10 साल पहले कोई फैसला दिया, 10 साल बाद में दूसरा फैसला दे देंगे, तो आपको वो देखना है वो रूलिंग। तो ये रूलिंग तो कई आती है वैसे, मतलब कितने जज कितने फैसले करते हैं इंडिया में, कितने अब सुप्रीम कोर्ट के कितने जज हैं, हाई कोर्ट है अपना, और दूसरे हाई कोर्ट भी हैं, तो उनको देखना है अपने को। तो आप ज़्यादा तो नहीं देख पाओगे, लेकिन अच्छे अच्छे जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले, एक होता है कि जैसे 5 और 5 से ज़्यादा जज फैसले देते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ। तो ऐसे जो फैसले कई होते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के, वो फैसले ऐसे होते हैं कि वो बदलते नहीं हैं ज़्यादातर, चाहे 10 साल हो 15 साल हो, हम बदलते हैं। और एक फैसला दिया, एक होता है एकल बेंच, हिंदी में सिंगल बेंच, सिंगल बेंच। तो उसमें क्या, जैसे डीबी में गया डबल बेंच में, तो डीबी उसको बदल देगी। तो सिंगल बेंच वाला फैसला है वो काफ़ी बदलते रहते हैं, बदल जाते हैं। लेकिन उसके ऊपर डीबी का है तो आपको डीबी को महत्व देना सिंगल बेंच वाले पे। और जैसे हाई कोर्ट की रूलिंग है, आपके पास में कोई वकील ने हाई कोर्ट की रूलिंग दी, फिर कोई सुप्रीम कोर्ट की भी दी दूसरे ने, तो आपको फिर वो सुप्रीम कोर्ट वाली रूलिंग है उसको ज़्यादा महत्व देना है, वो बड़ी है। इस प्रकार से उसको देखना रूलिंग का। और रूलिंग बहुत ज़्यादा आप कितने देखोगे, लेकिन कुछ कुछ देख लो। आपके कोई इसका प्रश्न आता होगा, केस लो का रेफरेंस देते हैं ये, तो उसमें देखना भाई केस लो का। अब जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ कि जैसे एक केस है शरद बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 का एक है, पेज नंबर पूरा ध्यान में नहीं है। तो अब वो फैसला कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का है, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। किसके बारे में, मर्डर के बारे में, मर्डर के बारे में। आप फैसला करोगे, जज बनोगे, आपके पास ये
सबसे बड़ा मतलब बड़ा ऑफेंस क्या, मर्डर, मर्डर कर दिया किसी का, तो उसका आपके पास में काफी बार ऐसा होता है कि उसकी डायरेक्ट एविडेंस नहीं आएगी, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, प्रत्यक्ष साक्ष्य। एक प्रत्यक्ष साक्ष्य, दूसरा परिस्थितिजन्य साक्ष्य, यानी जो परिस्थितियां ऐसी कहती है ये साक्ष्य है। तो प्रत्यक्ष साक्ष्य कोई साक्ष्य आ गया, जैसे आपके पास में आ गया डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तो उसमें मेट्रोलॉजी पोस्टमार्टम रिपोर्ट को उसमें रीजन क्या लिखा है, व्हाट इज कोज ऑफ डेथ है, तो कोज ऑफ डेथ। अब ये एक प्रकार से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया, इसको ज्यादा महत्व दोगे तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं आती है कई बार, डायरेक्ट मर्डर कर दिया। मर्डर कहाँ होता है, मर्डर जो अपराधी होता है वो छुपके करता है, रात को कर दिया या जंगल में ले जाके मार दिया, अकेले आदमी को मार दिया, शूट कर दिया अकेले आदमी को, कोई देखने वाला नहीं है, साक्ष्य कहाँ से आएगा आपके पास, नहीं आएगा है। आप फैसला क्या करोगे, क्या उसको बरी कर दोगे या मतलब, तो एविडेंस एक्ट तो ये भी कहता है कि साक्ष्य नहीं है बरी करो उसको, आपको एविडेंस के आधार पर चलना है। कोई अपना खुद का ज्ञान या कोई भगवान ज्ञान देता है वो तो आपको अपनाना नहीं है, हैं भगवान ने हमें प्रेरणा दी। तो आपको क्या देखना है, ये देखना है कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं या ऐसा कौन सा एविडेंस है कि वो इसको जोड़ता है कि इस मोहन ने ही राम की हत्या की है। मोहन को कैसे दोषी ठहराओगे राम को मारने के लिए, राम को मार दिया उसने मोहन ने, अब आपको फैसला करना है। तो उसमें वो शरद वाला जो फैसला है उसमें यह दिया गया परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पे कब आदमी को दोषी किया जा सकता है और परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर फैसले कैसे किए जा सकते उसमें बताया। तो उसमें परिस्थिति जन्य साक्ष्य का जैसे कि साक्ष्य की कड़ियां इस प्रकार से जुड़ती हैं एक कड़ी दूसरे से कि वो साक्ष्य आखिर में मोहन को दोषी ठहराने तक ले जाती है। और ये आता है, ये साक्ष्य आता है कि मोहन ने ही मारा है राम को, भले ही उसने गवाह ने नहीं कहा है कि मोहन ने राम को मारा, लेकिन अगर ऐसा है तो आप लिंक ऐसा जुड़ता हो और आपके पास में ऐसा कोई विचार करने का प्रश्न नहीं है कि मोहन ने नहीं मारा है, तो फिर आप मोहन को दोषी ठहराओगे परिस्थिति में साक्ष्य के आधार पर, भले ही किसी गवाह ने नहीं कहा हो कि मोहन ने राम को मारा। एक ऐसा उदाहरण आया हमारे सामने, आपके कई बार गलत फैसले हो जाते हैं, आप मतलब काफी कोशिश करते हो लेकिन आप सच्चाई तक नहीं पहुंच पाते कई बार हैं। तो परिस्थिति जन्य साक्ष्य का ऐसे है कि एक लड़की को जंगल में ले जाके 3-4 अपराधी ने मार दिया और उसका चेहरा जला दिया, चेहरा जला दिया। गवाही कोई नहीं है, किसी ने गवाही नहीं दी कि उस लड़की को किसने मारा। अब फैसला कैसा हो गया, वो आया तो ये शरद बना महाराष्ट्र राज्य का अपनाया मैंने, और कभी अन्याय हो जाएगा, इस लड़की को इस प्रकार से मार दिया तो कभी छूट जाएंगे, बहुत बड़ा अन्याय, वो सह मिल जाएगा। तो फिर उसके आधार पे उसको दोषी ठहराया चारों पांचों को, उम्र कैद। तो आश्चर्य हुआ किनको, जो वकील होते हैं उनका, कि यार गवाही नहीं थी फिर इसको दोषी कैसे ठहरा दिया। और उसने ये कह दिया था वकील ने अपराधियों को, बरी हो आप, मैंने बात कर ली है, बात किससे करनी, हमें तो कोई पैसे चाहिए नहीं, हो कोई कुछ नहीं, न्याय करना किसी की सिफारिश भी नहीं, मानते भी नहीं, करेंगे। तो जब उम्र कैद सुनाई तो उसने गला पकड़ लिया उस वकील का, क्यों आप तो झूठ बोलते हो कि मैंने जज से बात कर दिए, इतने पैसे दिए, पैसे ले लिए उससे नाम पे,
तो उसको ये दूंगा मैं। ये तो उम्र कैद है मेरी। ऐसे भी हो जाता है कई बार। आपको जागरूक रहना है। और दूसरा उदाहरण बताइए, अक्ष ने वाई को गोली से शूट कर दिया, गोली से शूट किया, कोई साक्ष्य नहीं आपके पास में उसका कि अक्ष ने वाई को गोली से शूट किया, साक्ष्य नहीं। लेकिन परिस्थिति जन्य साक्ष्य आया आपके पास में कि अक्ष ने वाई को गोली से शूट किया, तो वो जो शूट करने वाला लड़का था वो भी 25 साल की उम्र का था। तो फैसला सुनने उसकी पत्नी भी आई थी, और उस पत्नी, लड़की की उम्र थी 23-24 साल, उसकी भी कम नहीं, उससे कम थी, उसके बच्चा भी था। फैसला सुनने आई तो उसको उम्र कैद सुना दी। उम्र कैद सुनाते वो फिर क्या कि वकील वो आने नहीं देते अंदर, वो उसको दूसरे आदमी को, उनकी पत्नी को, तो वो बाहर चिल्लाई, रोने लग गई। वो पत्नी रोने लग गई, रोएगी बेचारी कि यार ये तो पूरी उम्र में जेल में गया, अपना तो लाइफ बेकार हो गया, रोने लग गई, हंगामा मच गया। तो फिर मैंने पूछा, अरे भाई ये बाहर आवाज़ चिल्लाने ऐसे कैसे आवाज़ आ रही, क्या बात है? तो मैंने कहा एक औरत है वो रो रही है। क्यों रो रही है? बोले उसके वो पति को उम्र कैद हो गई, उसकी पत्नी है। मैंने कहा अंदर बोलो। वो सुने सभी देखे, सभी क्या है, सच्चाई क्या है, अपन क्या हो रहा है? तो उसको पूछा, मेरे बेटा क्या बात है? बोले सर मेरे पति ने गोली नहीं चलाई, आपने गलत फैसला कर दिया है। तो मैंने कहा बेटा जो गवाही आ रही है वो तो यही है कि आपके पति ने गोली चलाई। नहीं सर, मेरे ससुर ने गोली चलाई थी, मेरा ससुर 80 साल का है। देखो क्या होता है, 80 साल का है। तो उन्होंने क्या सोचा, जिनका आदमी मरा था ना, तो ये सारा ये 80 साल वाला ऐसे ही मर जाएगा, इसको सजा कराने में क्या फायदा है, इसके छोरे को कराओ। नाम उस छोरे का दिखा दिया, पुलिस को पैसे देके गन उसके छोरे से बरामद करा दी कि गन इसी से बरामद है। तो अब हम तो यही सोचेंगे इसने गोली चलाई, इसी से गन बरामद। अन्याय हो गया ना। फिर उसने कहा सर फैसला कर, मेरे ससुर ने नहीं कराई। तो मेरे थोड़ा फील हुआ। फिर मैंने फील हुआ, लेकिन हमारे एक ये कानून, आप फैसला बदल नहीं सकते। फैसला जजमेंट अनाउंस कर दिया, बाद में बदल नहीं सकते, लिख दिया गया, बदल नहीं सकोगे, अपीलेट कोर्ट ही बदल सकता है उसको। तो मैंने कहा बेटा हो सकता है, मुझे सच्चाई का पता नहीं है, लेकिन अपील करो बेटा, आप मत तो फैसला बदल नहीं सकता। तो कई बार ऐसे भी हो जाता है, लेकिन कोर्ट को बेचारे को पता क्या पड़े उसका सच्चाई का, बाहर क्या हो रहा है। फिर उसका वकील था अनिल अग्रवाल, मैंने उसको पूछा अनिल जी यार ये क्या बात है? तो उसने कहा वकील ने, सर मुझे तो पहले ही पता था कि ये हो रहा है। मैंने कहा यार तुम्हें मेरे को पता है कि ये बात बताते तो हमें भी कुछ पता चलता, हम देखते वो गहराई से देखते। तो बोले मेरे को यार उनको बाहर पता रहता है, लेकिन जज तो बाहर निकलता नहीं है, उसको पता नहीं रहता है। तो ऐसा भी हो जाता है कई बार, ऐसा भी हो जाता है। आप पता नहीं वो सच बोल रही है क्या, मतलब, लेकिन मैं सोचता हूँ सच ही बोल रही है, सच ही बोल रही है। बेटा अपील करो। दूसरे बोले अपील की हो गया, क्या हुआ? तो ये जो आपके हैं ये केस लो हैं, इनको आप, उससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा केस लो से। कई बार आपके कन्फ्यूजन रहेगा, तो जैसे रूलिंग पढ़ लोगे ना आप, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की है वो है, तो रूलिंग पढ़ोगे तो उससे आपके पता पड़ेगा, सच्चाई को छानने में पता पड़ेगा कि ऊपर वाले जज हैं वो क्या फैसले करते हैं, उनका क्या महत्व है। और वो लर्नर्ड होते हैं भाई, वो सुप्रीम कोर्ट में जो जज जाते हैं वो कई सालों का एक्सपीरियंस होता है, कई फैसले लेते हैं, तो उनको महत्व देना है। आप देखना इससे मतलब कोई महत्वपूर्ण आता होगा इसका उससे कि केस लो हैं उनके किस हिसाब से स्टडी करनी है, क्योंकि केस लो बहुत हैं, वो अथाह सागर है, लेकिन कुछ कुछ देखने हैं जो आपके जनरल में काम आते हैं, उस हिसाब से देखना है।
ये 63 को अच्छा, सीआरपीसी का नाम बदल के भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर दिया है। ठीक है, संहिता, सुरक्षा संहिता, ठीक है। अच्छा, और आईपीसी का भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, और ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए, 1 अप्रैल 1924 से। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है। और बेटा कोई प्रश्न पूछो, आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहते हो? टाइम कितना हो गया? अच्छा हो गया। हाँ बेटा, प्रश्न पूछो कोई, नो डाउट, कोई मतलब आप पूछो, मतलब शर्माओ मत, कोई बात नहीं। आप प्रश्न नहीं पूछोगे मैं सोचूंगा कि आपके ठीक समझ में नहीं आया। प्रश्न पूछोगे इसका मतलब यू आर क्यूरियस, कुछ डाउट है तो पूछो। जब आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा गया था साझेदारी अधिनियम 1932 का, हाँ जी, तो वो तो आरजेएस का पार्ट ही नहीं था। आरजेएस का क्या था? आरजेएस के सिलेबस में तो है ही नहीं ना साझेदारी अधिनियम। ये कह रहे सिलेबस के बाहर कोई चीज इंटरव्यू में पूछ सकते हैं क्या? जी सर। बेटा इंटरव्यू में क्या है कि इंटरव्यू में अपन उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आपको ये पूछना, वो दुनिया में कहीं से पूछ सकते हैं, उनका कोई रोकने वाला नहीं। क्योंकि आप कॉमर्स डिपार्टमेंट, कॉमर्स से थे ना? हाँ जी हाँ जी। तो अपन 12th में पढ़ते हैं बीए, हाँ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें आता है कि माइनर लॉस के लिए लाइबल नहीं होता बट प्रॉफिट के लिए लाइबल होता है। हाँ जी सर। तो आपने तो उस बेस पर अपने आंसर दे दिया था। हाँ बाकी जैसे इंटरव्यू में पूछा गया था, हाँ, उनका तो कोई वो नहीं था ना, मतलब वो तो कहीं से भी कुछ भी पूछ सकती है। कुछ पूछ सकती है। और उसका ये भी था, वो कांता खतुरिया एलएलबी की हुई थी, चक्कर ये पड़ गया, वो एमएलए थी ना वो इसलिए उसको वो बना दिया वहां पर मेंबर आरपीएससी का। वो एलएलबी भी की हुई थी, वो पढ़ी हुई थी बीकानेर में, एलएलबी कर दी थी। वो पहले लड़कियां बहुत कम करती थी, तो उसको इसलिए बना दिया कि भाई कोई ये भी प्रश्न पूछ सकती है पॉलिटिक्स के आधार पे, तो इस हिसाब से कर दिया उसको। तो ये हो गया। सही, आप सही कह रहे हैं। कॉमर्स में भी आता है, कॉमर्स का प्रश्न भी है और लॉ का प्रश्न भी है, तो कॉमन हो गया एक प्रकार से। लेकिन उसने मैडम ने वो कॉमर्स के हिसाब से, क्या ये मेरे को पता नहीं कि वो बीकॉम की हुई थी या बीए की हुई थी। हाँ 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 हाँ, इसलिए उसने पूछा। हाँ हाँ, और उनके सामने कई इंटरव्यूअर आते, इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट आते हैं ना, जैसे हमारे 150 स्टूडेंट थे, तो वो 150 का इंटरव्यू लेते हैं ना, तो वो प्रश्न घूम फिरा के लगभग 10 से आते हैं, मुझे वही प्रश्न आते हैं ज़्यादातर। तो पहले जो स्टूडेंट निकले उनसे हम पूछते रहते हैं अपना, आप पूछो यार क्या क्या पूछ रहे हैं अंदर, तो वो बताते हैं ये पूछ रहे हैं, ये बताते हैं कौन बैठा है। तो उन्होंने कहा कि आज वो जीपी पिलानिया बैठा है चेयरमैन, पहली बार बैठा है लंच के बाद में। जैसे ये तो 10 से 12 बजे तक इंटरव्यू और 2 से 5 बजे तक, तो वो हमारा वो 2 से 5 बजे वाले में आया था, वो मेंबर बदल गया, तो उन्होंने पता चल गया, हमने कहा भाई आज दोपहर बाद में वो जीपी पिलानिया बैठ रहा है। तो थोड़े मेरे दोस्त ने मेरे को कहा कि वो पिलानिया आईपीएस ऑफिसर है, डीआईजी से रिटायर हुआ, वो बहुत मतलब शातिर आदमी है, वो उड़ती चिड़िया को पहचानता है, बी केयरफुल अबाउट पिलानिया। मैंने कहा यस, तो उसे जागरूक देखे ध्यान, वो फंसा सकता है आपको कहीं तो वो पता पड़ जाता है, वो बता देते हैं कई बार। फिर 2 हॉल डिवाइड कर देते हैं। हाँ जी, अब इंटरव्यू के अंदर हॉल डिवाइड कर देते हैं, मतलब कैंडिडेट्स फिक्स कर देते हैं, इतने कैंडिडेट्स नंबर फिक्स कर देते हैं, इतने के इंटरव्यू लेंगे। इतने हॉल में, एक हॉल में इतने कैंडिडेट्स रहेंगे, दूसरे हॉल में इतने, और जैसे इंटरव्यू होता है तो जिनका इंटरव्यू नहीं होता उनसे मिलने नहीं देते। अच्छा अच्छा, हाँ ये सही है। पहले वो पर्सन घूम फिर के वही आते ना, तो उनको पता पड़ जाता था कि ये प्रश्न पूछा है यार, सीआरपीसी में ये प्रश्न पूछ रहे हैं, आईपीसी में ये प्रश्न पूछ, तो उन्होंने बात सही गए, हमें पता पड़ जाता। अब वो कॉन्फिडेंट कर दिया, वो कॉन्फिडेंशियल बना दिया। सही है, सही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बीच बीच में आपको और भी मोटिवेशनल क्लासेस करते रहेंगे। अभी एक आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मिलेंगे। धन्यवाद बेटा, आप लोगों ने भाई सुना हमें। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।